सूचना जैसे जैसे हमारे तक आती जाएगी हम उनको रिकॉग्नाइज यहाँ से करते चलेंगे। तो हम समय के जैसे पाबंद हैं और हमने ऑलरेडी जो है 5 मिनट 7 मिनट हम लोगों ने वेट भी कर लिया है, और मैं समझता हूँ कि अब हमको इस प्रोग्राम को लेके, इस वर्कशॉप को लेके आगे बढ़ने का समय आ गया। बच्चे भी हमारे पास जो पर्याप्त संख्या में जुड़ चुके हैं, एक 146 और 150 के करीब बच्चे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यदि हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट आदरणीय जेसी विवेक शाह जी अनुमति दें तो मैं यहाँ से आज की वर्कशॉप की प्रारंभ की घोषणा करूँगा। प्लीज प्लीज अनिल भैया स्टार्ट करवाइए। जी सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमारी जैसे परंपरा रही है कि श्रेष्ठ जनों का सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेना हमारे लिए किसी भी काम के लिए जो है वो उसको हम शुभ मानते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ जन आज मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जो लिस्ट आई हुई है वो, और जिनके चेहरे भी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो उनको मैं यहाँ से रिकॉग्नाइज करके मैं आज की वर्कशॉप की शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ हमारे जेसीआई दुर्ग भिलाई के प्रेसिडेंट जेसी विवेक शाह जी उपस्थित है। उनके साथ बिल्कुल बराबरी में हमारे पूर्व अध्यक्ष 2019 के, यानी जिनको हम इमीडिएट प्रेसिडेंट भी कहते हैं, जेसी नितिन अग्रवाल जी उपस्थित है। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और यदि जेसीबी डायरेक्टर यदि हमारे पास यदि साथ उपस्थित हो तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। ठीक है, अभी तक उनकी सूचना नहीं मिल पा रही है। एक और हमारे पूर्व अध्यक्ष जो बहुत ही यशस्वी हैं और इस ट्रेनिंग जो आज हम लोग जिस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग आज आपसे जुड़ रहे हैं उसके रचयिता भी हैं, जेसी प्रणय महेश्वरी जी, जो हमारे जोन ट्रेनर है। इनके नेतृत्व में ही हम लोग ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 40 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जेसी प्रणय महेश्वरी जी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे मैंने कहा अभी, जेसी सप्ताह के जो संचालक है, जो जिनको हम 7 दिन के अध्यक्ष भी कहते हैं, उपनाम से भी जानते हैं, जेसी नितिन अग्रवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित है। उनका सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों की उपस्थिति हम लोगों को और बेहतर जो है परफॉर्मेंस करने के लिए मोटिवेट करेगी, और आपके सानिध्य में हम लोग जो है बच्चों का जो है अच्छे ढंग से मार्गदर्शन कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ में आज की वर्कशॉप जो है आप सभी की अनुमति से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें मैं बच्चों से करना चाहूँगा इस संबंध में कि सारे लोग जो मेरी आवाज़ यदि सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स का उपयोग करके यस सर लिख सकते हैं, या आवाज़ आ रही है, जो भी संकेत करना चाहें वो मैं चाहूँगा कर ले एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर, आ रही है। ओके ओके, यस सर, आ रही है। ठीक ठीक, थैंक यू। अब चलिए आज की वर्कशॉप में हम बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें कि मेरी बातें आप तक जो है बिल्कुल निर्विघ्न और स्पष्ट रूप से आप तक पहुंच सके, है ना। ये जरूरी है, क्योंकि देखिए मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ से लगातार बोल रहा हूँ लेकिन मेरी बातें आप तक जो है पूरे अर्थ के साथ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये पता नहीं चलेगा जब तक आप संकेत नहीं करेंगे। और चूंकि ये वर्कशॉप जो है ऑनलाइन है, इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो मैं ये चाहूँगा कि सारे लोग जो है अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके जो है इस चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म को भी हम अपने अनुकूल कर लें और सरल कर लें। हमारे लिए इसको हम सहयोगी रूप में इसको हम ले आएँ। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से आपसे इस तरह की छोटी छोटी जो अनुशासन की मैं उम्मीद रखूँगा कि जब वर्कशॉप चल रही है, कोई स्पीकर बोल रहा है तो आप अपने स्पीकर, आपके जो माइक है उसको आप जो है कुछ समय के लिए ऑफ करेंगे, है ना। और कभी कभी बीच बीच में हमारे जो टेक्निकल टीम है वो भी आपके माइक को जो है जब आवश्यकता नहीं होगी, है ना, तब उस समय जो ऑफ करके म्यूट करके यहाँ से रखे रहेगी। तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, आप कोई किसी तरह से उसमें ओपन करने का प्रयास आप मत करना, ये हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। इसी प्रकार यदि किसी को कोई प्रश्न भी है तो वो अपने प्रश्न जो है चैट बॉक्स का उपयोग करके लिख सकता है। कई बार चैट बॉक्स जो है तकनीकी कारणों से भी बंद हो जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो चैट बॉक्स यदि बंद हो जाते हैं तो अंत में हम आपको जो है आपकी क्वेरीज के संबंध में बातचीत करने का पूरा अवसर देंगे। आप निश्चिंत रहना, आप अपने प्रश्न जो है अपने, मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो है एक कागज़ पेन लेकर भी बैठ जाएं, एक हाथ नोटबुक, छोटी सी नोटबुक भी लेकर बैठ जाएं। और सेशन में जो अलग अलग अभी स्पीकर्स आने वाले हैं, जब वो बातचीत करेंगे तो उनसे संबंधित विषय से यदि कोई प्रश्न आपके मन में आते हैं, कोई जिज्ञासा यदि आती है तो उनको नोट डाउन करके रखे रहें। अंत में जो हम एक सेशन लेने वाले जिसमें हम आपकी क्वेरीज का, सारी आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। ठीक है, आज की वर्कशॉप का जो मोड है वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ से मैं बातचीत करूँगा, साथ ही साथ जो मेरी टेक्निकल टीम, जो मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, मेरे साथ और भी 2-3 लोग और भी है जिनको मैं आपके सामने धीरे धीरे करके लाऊंगा। मैं अकेला स्पीकर नहीं हूँ, मेरे साथ जो है 3 स्पीकर और भी हैं। और करीब आज हम जो है 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा आज हम लोग जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना
समय बिताने वाले हैं और एक बहुत ही सार्थक चर्चा होने वाली है। समय की ज्यादाता देखकर है ना, अधिक समय की घोषणा यहाँ से यदि की गई है तो ये सोचकर आप मत सोचना कि 1 घंटा 1.5 घंटा हम क्या करेंगे। आप निश्चिंत, आप जो है बिल्कुल फ्री होकर बैठिए यहाँ पर, है ना, और निश्चिंत रहिए कि 1 घंटा यदि आप मेरे को देते हैं, 1.25 घंटा देते हैं, 1.5 घंटा यदि मुझे देते हैं, तो वो 1.5 घंटा जो आपके लाइफ में जो है परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी होगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ऐसे स्पीकर को मैं लेकर आया हूँ हमारी जेसीआई दुर्ग विलय के बैनर के तहत, ऐसे ऐसे शानदार स्पीकर को मैं लेकर आया हूँ कि जिन्होंने अपने सेशन से लोगों के जीवन को बदला है, बदलाव की शुरुआत उन्होंने की है। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, आपको लगता है कि कोई बाधा आपके व्यक्तित्व के बीच में आ रही है, तो वो जो है वो उनको जो है वो ये हमारे जो स्पीकर है अपने अपने सेशन के माध्यम से आपकी बाधाओं को दूर करने का मार्ग वो दिखाते हैं। तो ये 1-1.5 घंटे का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझकर यदि आप बैठेंगे तो सारे स्पीकर को आप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे, और ध्यानपूर्वक सुनना ही जो है परिवर्तन की शुरुआत है। इस बात को ध्यान रखना। हम किसी चीज को यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये चीजें हमारे जीवन पर असर कर सकती हैं, तो हम जो है उसको स्वस्फूर्त भाव से उसको हम ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो मैं सारे जो पार्टिसिपेट है उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि वे यहाँ से जो भी स्पीकर यहाँ पर अपना पार्ट यहाँ पर प्ले करते हैं उनको वो ध्यान से देखें और उनके साथ रहने की कोशिश करें। जो भी जिज्ञासा है अंत में आपकी जो है हम शांत करेंगे। तो वर्कशॉप की जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मैं यहाँ से इसका जो वर्कशॉप का जो मोड है, जो फॉर्मेट है, वो भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि कुछ समय आपको मेरा चेहरा दिखेगा, जैसे अभी पहली स्क्रीन में मेरा चेहरा दिख रहा है। बीच बीच में कुछ स्लाइड भी यहाँ पर आपको जो है दिखना शुरू होगी, यानी जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कुछ ऑडियो वीडियो और कुछ इमेजेस हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो शेयर स्क्रीन को भी आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर जो बोल रहा है साथ ही साथ जो है आप जो शेयर स्क्रीन जो शेयर की जा रही है उन दोनों को आपको जो है जोड़कर आपको उस सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करना है। ये बड़ा मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि ये वर्कशॉप जो हमेशा हम लोग स्कूलों में जाकर करते रहे, स्कूल के प्रेमिसेस में, स्कूल के भवन में जाकर हम लोग करते रहे। आपके क्लासरूम में हम लोगों ने 1-2 साल पहले भी हम लोग आए आपके डेवी पब्लिक स्कूल में, 2 या 3 साल पहले एक वर्कशॉप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी। तो वो तो बच्चे खैर अभी नहीं होंगे, लेकिन आपके टीचर्स जानते हैं कि जेसीआई दुर्ग भिलाई जो है इस तरह का काम स्कूलों में जाकर करती है। लेकिन ये इसको इस बार जो है कोविड का जो समय चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, संकट काल चल रहा है, तो सारे स्कूल बंद हैं। तो इसका भी रास्ता निकला है। जो रास्ता है वो आपके सामने है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हम अब स्कूल तो नहीं लेकिन आपके घर तक भी हम पहुंच गए। तो ये इसको भी मैं एक सौभाग्य का अवसर मानता हूं और इस रूप में देखता हूं कि भाई ये पहले तो हम लोग केवल स्कूल तक थे, केवल आपकी टीचर तक हम लोग जा रहे थे। अब जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके घर यानी आपके पेरेंट्स तक भी पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सारे जो बच्चे हैं घर पर बैठे हुए हैं, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके पेरेंट्स भी आपके इर्द गिर्द होंगे, घर पर ही होंगे। तो मैं उन पेरेंट्स को भी आमंत्रित करता हूं कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि ये हम ऐसे संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके लिए पेरेंट्स भी बराबरी से चिंतित रहते हैं, बच्चों के साथ साथ, बल्कि बच्चों से कहीं ज़्यादा पेरेंट्स जो है उनके कैरियर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज की जो चर्चा जो है वो हर दृष्टिकोण से बच्चों के लिए भी उपयोगी है और पेरेंट्स के लिए तो और ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि कैरियर की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे भविष्य में किसी अच्छी जगह पर चले जाएं, उनका जो भविष्य जो है सुरक्षित रहे और वे अपने जीवन के संघर्ष में उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। ये हर पेरेंट्स की मनोदशा होती है, उनकी वांछित इच्छा होती है। तो कैरियर को लेकर जो है, लेकिन कैरियर को लेकर क्योंकि पेरेंट्स जो, मैं खुद भी एक पेरेंट्स हूँ और बच्चों का सोचना और पेरेंट्स के रूप में मेरा सोचना या पेरेंट्स का सोचना जो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है अंतर आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग जो कालखंड को बिलोंग करते हैं। हम लोग अलग जनरेशन वाले हैं, आप लोग अलग जनरेशन वाले। हम लोगों ने अलग चैलेंज देखे हैं और आप लोग की लाइफ में जो आने वाले चैलेंज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चाहते हैं, दोनों ही पेरेंट भी चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, बच्चे भी खुद चाहते हैं कि भविष्य हमारा अच्छा हो, लेकिन कुछ कुछ कारणों से कुछ कुछ जो है मूल्य अलग होने की वजह से जो है
वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो ये वर्कशॉप उनके लिए भी उपयोगी होगी। यदि इस वर्कशॉप को यदि आपके पेरेंट्स भी ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आपके मनोभाव को समझ पाएंगे, और आप भी जो है उनके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे आज की वर्कशॉप का ये भी सब्जेक्ट है कि हम पेरेंट्स और बच्चों के मनोविज्ञान को भी छूने का प्रयास करेंगे आज की वर्कशॉप में। तो ये बिल्कुल अनुकूल अवसर है, क्योंकि घर पर भी हो रहा है। तो मैं सारे पेरेंट्स, सारे अभिभावकों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि समय यदि आपके पास है, उपलब्ध है, समय यदि आपको इजाज़त देता है, तो आप जो है 1 घंटे सवा घंटे इस वर्कशॉप में बच्चों के साथ और हमारे साथ भी बने रहने का प्रयास करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशॉप में। मैं जो सब्जेक्ट पर प्रवेश करता हूँ उसके पहले मैं जो है परिचय से मैं शुरुआत मैं करना चाहूँगा। जैसे मैंने हमारे जो श्रेष्ठ जन है, हमारी जैसे दुर्ग भिलाई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो श्रेष्ठ जन है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, इनको इनको मैंने आपके सामने लाया। अब मैं संस्था के बारे में आपसे संक्षेप में चर्चा करके संस्था क्या काम करने क्या करती है और किस तरह से काम करती है, आज किस लिए आपके बीच में आई है, इस तरह के छोटे छोटे सब्जेक्ट उठाकर मैं आपको धीरे से जो है आज की वर्कशॉप में ले चलता हूँ। आपको पता ही नहीं चलेगा, हम बात करते करते जो है हम मुख्य विषय में सीधे हम आ जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो? यदि तैयार हो तो यस करके रेडी करके बताओ, और ये भी बताओ साथ ही साथ कि हम 100% जो है आज आपके साथ बने रहेंगे। ये मुझे आश्वस्त कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में टाइप करके। क्या जिनके वीडियो ऑन है वो ऐसा ही थम्स अप भी करके जो मुझे आश्वस्त कर सकते हैं? ओके, चलिए। बस मैं चाहूँगा आप सारे लोग जो है मुझे आपने संकेत कर दिया, आपके मनोभाव को मैं समझ लिया हूँ। सारे लोग जो है मेरे साथ पूरे 1 घंटे बने रहने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। तो मैं अब जो है वर्कशॉप की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस सामने आपके जो पोस्टर लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि मैं भी कभी मैं दिखूंगा, कभी जो है यहाँ से कुछ पोस्टर जो शेयर किया जाएगा वो दिखेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो है हौसलों का डांस 2020 इस तरह का पोस्टर आपके सामने है। तो मैं जो है 2-3 क्षण आपसे चाहूंगा कि इस पोस्टर को आप सारी जो पोस्टर में जो चीजें लिखी हुई है उसको ध्यान से आप सोच के देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में ही मैं जो है चर्चा करने जा रहा हूं। ये भी समझिए एक हमारे कैरियर का पार्ट है। यदि आपका कैरियर सही दिशा में जाता है तो हो सकता है कल आप इसी तरह के पोस्टर के साथ किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में आप भी जो है हम लोग जो कर रहे हैं वो भी आप भी कर सकते हैं, तब जब आप अपने कैरियर का आपने जो सोच के रखा है वो अचीव कर लेते हैं। तो इसको भी जो है आप बिल्कुल हल्के तौर पे मत लीजिए, परिचय भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिचय ही समझिए कैरियर का एक प्रकार से प्रतीक है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, सबसे नीचे से मैं शुरू करता हूँ, जो नीले रंग के अक्षर से लिखा हुआ है जेसीआई दुर्ग भिलाई। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है। इस पोस्टर में जो भी चीज़ें लिखी हुई है इसमें सबसे प्रमुख जो है वो जेसीआई दुर्ग भिलाई। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन का नाम है, जिसमें मैं और मेरे जैसे बहुत सारे युवा लोग जो है इस संगठन के सदस्य हैं। जेसीआई का पूरा नाम जो है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल शब्द से ही समझ में आता है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो बहुत सारे देशों में, विश्व के बहुत सारे देशों में काम करती है। उसी प्रकार भारत में भी काम करती है। और इसके साथ आप देख रहे हैं जेसीआई दुर्ग भिलाई, यानी ये जो हमारी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो है दुर्ग भिलाई का हमारा संस्करण है। यानी अपने अंचल, अपने छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग भिलाई जो प्रमुख शहर है उसमें भी ये संस्था काम करती है। किस नाम से? जेसीआई दुर्ग भिलाई के नाम से। अब इसमें प्रश्न ये आता है ये काम क्या करती है। जैसे आपका स्कूल है डेवी पब्लिक स्कूल, वो क्या काम करता है? बच्चों को एजुकेट करने का काम करता है। तो हर संस्था जो है कुछ न किसी फील्ड में अपने काम करती है, निरंतर काम करती है, उस काम से ही वो पहचानी जाती है। तो हमारी जैसे ही दुर्ग भिलाई जो है वो युवाओं के व्यक्तित्व विकास का काम करती है, से जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो काम करती है। उनके जो सदस्य हैं, जेसीस के जितने भी सदस्य, हमारे करीब 150 से 200 मेंबर्स हैं दुर्ग भिलाई के अध्याय में, चैप्टर में। तो उनके जो सदस्य हैं उनको वो उनका व्यक्तित्व विकास का काम वो अपने जिम्मे करती। कैसे करती है ये भी आप सुनोगे तो बड़ा आपको लगेगा कि ये तो बहुत सुंदर तरीका है। वो ये करती है कि वो बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्यक्रम निकालती है। जैसे डांस का कार्यक्रम निकालती है वो, यानी जिसको कल्चरल एक्टिविटीज हम कह सकते हैं। जैसे वो कोई व्यापार से संबंधित कोई वो जो है कार्यक्रम निकालती है कि व्यापार मेला लगा लिया, जीएसटी के बारे में बातचीत कर रही है, या आपका व्यापार कैसे चले उसके संबंध में बात कर रही है। तो ये बिजनेस से संबंधित हो जाती है बातचीत। ये
महिलाओं के लिए वो कार्यक्रम आयोजित करती है कि आपको महिलाओं के लिए जैसे अभी हमारे कार्यक्रम हुआ है, अभी हाल ही में कल ही हमारा हुआ है खाना खजाना, यानी पाक कला के ऊपर, नई नई तरह की पाक कला। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं से संबंधित, तो उन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी वो अपने सदस्यों को दे देती है और कहती कि ये कार्यक्रम आप जो है आयोजित करो। तो सारे सदस्य जो उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, और आयोजित करते तो कैसे, आप जैसे लोगों से जाकर वो बातचीत करते हैं, आप लोगों के बीच जाकर वो काम करते हैं। जैसे हमको एक कार्यक्रम दिया गया हौसलों की उड़ान 2020, जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, इसमें साथ साथ ये दिया गया है कि भाई आप जाइए स्कूलों में, जाइए पूरे प्रदेश के स्कूलों में जाइए, देश के स्कूलों में जाइए, और आप जाकर बच्चों से उनके भविष्य के बारे में बात कीजिए कि केवल बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के बारे में, हिंदुस्तान का भविष्य जो है आने वाला, जो कल कैसा होने वाला है, उसकी खबर लेकर आप जो है आइए और उनसे पूछिए, उन बच्चों से जाकर पूछिए कि आप भारत के भविष्य है, तो अपने लिए, केवल आप अपने लिए जो है, हम तो आपको भारत का भविष्य समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम देकर हमको जो है जेसी दुर्ग भिलाई लोगों के बीच भेजती है, और हम जब उनसे बात करते हैं तो ये बिल्कुल तय बात है कि जिस संबंध में आप बात करते हैं वो चीज़ें आपके भीतर भी जो है खिलने लगती है। आप यदि अपराध की बात करेंगे, अपराधी दोस्तों के साथ रहेंगे, तो आपके भीतर अपराध प्रवृत्ति आपके भीतर आएगी। आप यदि मंदिर जाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपके भीतर जो है मंदिर के जो भाव है, धर्म कर्म के भाव जो है वो आपके भीतर आएंगे। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कैरियर के संबंध में है। तो कैरियर की बात जब हम आपसे करेंगे तो हमको भी अपने कैरियर के बारे में बहुत सारी बातें, हमको हमारे मन में हमारी वो जिज्ञासा आएगी कि बच्चों के कैरियर की बात ही नहीं, केवल हम उस माध्यम से हम अपने कैरियर के लिए भी हम प्रेरित होंगे। तो इस तरह से हमारी जेसी दुर्ग भलाई जो है काम करती है। जेसी दुर्ग भलाई जो है वो हमेशा 365 दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के लिए काम करती है, लेकिन हर सामाजिक संस्था की जो है वो समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को हम भी स्वीकार करते हैं, जेसी दुर्ग भलाई भी स्वीकार करता है। तो उसने 365 दिन में 7 दिन, पूरे 7 दिन जो है ऐसे निकाल कर रखे हुए हैं, है ना, जो वो 7 दिन जाकर पब्लिक के लिए, और जो पब्लिक है उसके लिए कार्यक्रम डिजाइन करके उनको लेकर उनके बीच जाती है। इस 7 दिनों को जेसी वीक कहा जाता है। आप यहाँ पर पोस्टर में देख ही रहे हैं, जेसी वीक 2020। इस जो जेसी वीक, ये तो अभी सौभाग्य की बात है कि वही जो है 7 दिन का समय अभी चल रहा है, और उसी 7 दिन जेसी वीक के फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत हम आपसे आपके स्कूल में आकर बातचीत हम कर रहे हैं। तो ये जो 7 दिन जो है उसको भी हम लोग जो है बिल्कुल समारोह पूर्वक मनाते हैं। इसको ऐसे नहीं मनाते 7 दिन मना लिए, ऐसा नहीं। इसमें भी हम जो है इसको पूरे पूरे 7 दिन के समय को हम एक समारोह का नाम देते हैं। इस बार उसका नाम रखा गया है धूप 2020। जेसी वीक सप्ताह धूप 2020 के हौसलों की उड़ान 2020 कार्यक्रम के तहत मैं और मेरी पूरी टीम आज आपके स्कूल में आपसे कैरियर मोटिवेशनल वर्कशॉप के रूप में चर्चा करने जा रही है। ठीक है, तो मैं हुड़को डीएवी पब्लिक स्कूल हुड़को के सभी टीचर्स का, सभी स्कूल मैनेजमेंट का, और सारे जो प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत उत्साह के साथ, बड़ी आशा के साथ बैठे हुए हैं, उन सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज की वर्कशॉप जो है वो, उसमें हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको दिशा समझ में आ गई कि हम कैरियर, आपके कैरियर के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तो आज की वर्कशॉप का जो रहेगा, कैरियर क्या है, मैं इससे शुरू करूँगा, और उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, और उस अचीव करने में राह में कौन कौन सी परेशानी आपको आ सकती है, उन परेशानियों से आप कैसे निपटेंगे, इन सब बातों पर भी हम धीरे धीरे करके क्रमवार एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे। मैं वर्कशॉप शुरू करूं उसके पहले मैं कुछ और भी बातें मैं बड़े सम्मान, बड़े गौरव के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपकी स्कूल के अतिरिक्त जो है साइड में नीले रंग का गोला बना हुआ है, दिख रहा है आपको? नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, है ना। ये इसमें उसके ऊपर जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात कही गई है, बहुत बड़ी उपलब्धि जो रिकॉर्ड के रूप में, एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित होने जा रही है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। गोइंग टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड विथ मोर देन 40 ऑनलाइन मोटिवेशनल वर्कशॉप।
ये वर्कशॉप जो है आपकी अकेली वर्कशॉप तो आपके यहाँ हो रही है, लेकिन ये अकेली वर्कशॉप नहीं है। ये उन 40 वर्कशॉप में से एक है जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस संस्था के लिए एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, कीर्तिमान, नया कीर्तिमान ऑनलाइन वर्कशॉप के क्षेत्र में स्थापित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन 40 वर्कशॉपों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्कशॉप है आपकी स्कूल की, देवी पब्लिक स्कूल की। तो आप इस ढंग से भी सोच कर देखिए कि एक कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड का भी आज हम 1-1.5 घंटा यदि अपना समय लगा रहे हैं तो उसमें केवल हम अपने भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में कभी इस रिकॉर्ड की चर्चा होगी तो उस भविष्य का भी हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। जब कभी भी इस रिकॉर्ड की चर्चा होगी कि भाई दुर्ग भिलाई में एक ऑर्गेनाइजेशन ने 40 ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया था, जो एक अपने आप में एक कीर्तिमान है, जब जब इस कीर्तिमान की बात की जाएगी उस कीर्तिमान में आपका स्कूल भी शामिल होगा। हम तो शामिल होंगे, जैसे ही दुर्ग भिलाई के जो है वो तो शामिल होगा, साथ ही साथ देवी पब्लिक स्कूल का नाम भी इस बड़े कीर्तिमान के साथ जोड़ा जाएगा। और आपके सामने जब जब ये बात आएगी, इस कीर्तिमान की बात, आप हो सकता है भविष्य में कभी कहीं पर भी हो, जब जब इस कीर्तिमान की बात आएगी तो आप भी उस समय, उन क्षणों में, भविष्य में भी जो है जब इसकी चर्चा चलेगी तो आप ही मन ही मन हर्षित होंगे, अरे हाँ यार, मैं भी इस वर्कशॉप में एक बहुत बहुत पूर्ण हिस्सा मैं इस वर्कशॉप का था। तो इस भाव के साथ कि इस महान काम में, इस बहुत अच्छे काम में हम भागी होने वाले हैं, सहभागी होने वाले हैं। तो ये इस प्रेरणा के साथ मैं आपको इस वर्कशॉप के लिए पुनः जो है पूरे अपने 100%, है ना, पूरे आप एकाग्रता के साथ मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ भी जुड़े। मैं वर्कशॉप की मैं सब्जेक्ट पर आऊँ उसके पहले मैंने जैसे बताया कि मेरे साथ जो है कुछ आज 3 लोग और भी आपसे चर्चा के क्रम को जारी रखेंगे मेरे बाद। मैं अभी हो सकता है 10 मिनट में मैं अपने चर्चा को मैं विराम कर दूँ, तो मेरे बाद जो है निरंतर इस चर्चा के क्रम को जारी रखेंगे। तो ये कौन है वो लोग, उसमें आप जो है यहाँ सामने पोस्टर में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं दिख रहा हूँ वहाँ पर, जेसी अनिल वल्लेवार। मैं अपने परिचय से ही जो है आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं जेसी अनिल वल्लेवार, मैं जेसी दुर्ग भिलाई का जो है करीब 12-13 साल पुराना मेंबर हूँ। और मैं खुद एक व्यवसायी हूँ, पेशे से मैं व्यवसायी हूँ। मेरा दुर्ग इंदिरा मार्केट, हम सारे लोग जानते भी होंगे कि दुर्ग शहर हमारे दुर्ग भिलाई का प्रमुख बाजार है इंदिरा मार्केट। इंदिरा मार्केट में मेरा आंध्रा खादी भंडार यानी खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और जेसिस का एक सदस्य होने के नाते मुझे जो है आज इस टीम का हिस्सा बनने का काम मिला है और आपसे बातचीत करने का भी जो एक जिम्मा मुझे मिला हुआ है। मेरे साथ बिल्कुल बगल में दूसरी जो फोटो आप देख रहे हैं वो भी थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे, जेसी आशीष तेलंग जी। ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं 40 वर्कशॉप की कल्पना और इसको साकार करना, इसको वास्तव में मूर्त रूप देना, ये चैलेंजिंग भरा, ये चुनौती भरा काम जो है हमारे जेसी आशीष तेलंग जी जो कर रहे हैं। इनके साथ और भी इनके 2-3 साथी और भी हैं, उनका नाम मैं अंत में आपको बताऊंगा। एक तो योगेश जी हमारे है, ये यहाँ पर साथ में हमारे बने हुए हैं। तो ये भी आपसे जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरे क्रम में आप जो है 2 जो है खूबसूरत चेहरे देख रहे हैं, जिसमें एक हमारी आदरणीय, हमारी बहुत ही श्रेष्ठ जेसी महिला हैं हमारी, जेसी रेट दीक्षा अग्रवाल जी, जो हमारी पूर्व अध्यक्ष भी रही हुई हैं। बहुत हमको हमारे लिए सौभाग्य की बात है ये, हम जब हमने इनको कहा है, ये 2-3 तरह की अलग अलग तरह की चुनौतीपूर्ण भूमिका ये निभाती नहीं। एक होम मेकर भी हैं, साथ ही साथ जो है आज बिल्कुल बहुत बढ़िया ओरेटर के रूप में, एक स्पीकर के रूप में भी आप इनको जो है आप यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं। चौथे क्रम में ये जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, बच्ची कहूँगा मैं उसको, मेरे सामने तो बच्ची है, जेसिलेट आरुषि जायसवाल, है ना। ये बिल्कुल जो है आप लोगों की तरह है ना। ये सीनियर नहीं है, सीनियर ये हमारे जो ग्रुप की सबसे जूनियर, सबसे छोटी मेंबर है। मैं बताऊंगा ये किस क्लास में है, कौन सी अभी पढ़ाई भी कर रही है और किस क्लास में, तो आपको बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि ये अभी 12th में है ना। जेसिलेट आरुषि जायसवाल 12th में है और कैरियर और गोल सेटिंग जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है। ठीक, ये सारे लोग जो है इनको जो इन सब चीज़ों के लिए तैयार कौन करता है, तो मैंने बताया कि मेरे पीछे जो लिखा हुआ है जेसी दुर्ग भिलाई, यही हमको अवसर प्रदान करता है कि हम इस तरह की लीडरशिप जो है लोगों के सामने जाकर डेवलपमेंट अपने खुद में करें।
तो चलिए एक बार सारे लोग जो है चाहें तो अपनी जगह पे बैठ के ताली भी बजा सकते हैं, सारे जितने भी स्पीकर हैं उनके स्वागत के लिए। और इसके साथ ही मैं आज जो है सब्जेक्ट की मैं शुरुआत करता हूँ। मैं चाहूँगा सर आगे की जो स्लाइड शेयर करें, पहली वाली स्लाइड। ये पहली स्लाइड जो है इसको आप ध्यान से आप देखिए। एक छोटी सी मैं पौराणिक कथा से आज के वर्कशॉप की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है क्या इस तरह की, देखिए क्या होता है, आप लोग स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, है ना, स्कूल में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो स्कूल में मोटिवेशन का काम कि आपको अच्छा पढ़ना है, कैरियर के बारे में सोचना है, आपके टीचर भी हमेशा बताते रहे। तो इस तरह की यदि वर्कशॉप यदि आपके स्पेशल कैरिकुलम में अन्य गतिविधियों के तरह यदि आपके स्कूल में होती है, तो इन वर्कशॉपों को हमको कैसे लेना चाहिए। आज की जो वर्कशॉप जो है आपकी पढ़ाई के अतिरिक्त है, इस बात से आप सारे लोग सहमत हैं। तो ये वर्कशॉप को हम किस तरह के अवसर में हमको लेना चाहिए, ये यदि हम समझ जाएं, तो मैं समझता हूं कि आप जो है आज की वर्कशॉप में पहले से ज़्यादा बेहतर गंभीर होकर जो है मेरे साथ चर्चा में सहभागी बनेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको याद दिलाता हूं और उसको मैं आज की वर्कशॉप से मैं जोड़ूंगा कि जब राम जी लंका फतह करने जब गए तो बीच में जो है समुद्र आ गया था, है ना, और राम जी ने भाई बोला था हनुमान जी को कि आप सीता मैया का पता करके आओ। बहुत सारी आशंका थी उस समय तक कि शायद रावण लेकर गया है सीता मैया को, और वो जो टीम हनुमान जी के नेतृत्व में गई वो समुद्र के किनारे पहुंची। समुद्र देखकर वो डर गए कि इसको लांघा कैसा जाए। समस्या ये आ गई कि इस समुद्र को, इतना बड़ा जो हजारों योजन का समुद्र है, उसको लांघा कैसा जाए। उसमें नल नील जैसे कुछ और बहुत पुराने सीनियर जो थे उनको मालूम था कि ये काम सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, इस समुद्र को लांघने का काम जो सीनियर लोग थे। ध्यान रखिए मेरी बात को आप, हर चीज जो मेरा महत्वपूर्ण है। नल नील या उसमें एक नलवंत करके जो भालू जो थे ना, मैं माफी चाहूंगा, मेरे को कई बार नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन गलती भी है कि वो नाम मुझे याद रखना चाहिए था। जामवंत जी, जी जी, आदरणीय जामवंत जी, उनको मालूम था कि इस समुद्र को एक ही व्यक्ति, जो हमारी टीम में एक ही व्यक्ति इसको लांघ सकता था। लेकिन किसी श्राप की वजह से हनुमान जी उसको भूल गए थे, अपनी शक्ति को वो भूल गए थे। तो जामवंत ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि आप इतने शक्तिशाली हो कि आप एक छलांग मारकर जो है पूरे सूरज को खा गए थे, है ना, और बहुत सारे उनको कारनामे उनको याद दिलाए। तब हनुमान जी को याद आया कि हाँ यार, ये शक्ति तो मेरे भीतर है। तो उनकी प्रेरणा से, जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी जो है उस समुद्र को लांघ गए और जाकर सीता माता का पता वो खोज कर आए थे। तो बिल्कुल यही स्थिति जो है आज मैं देखता हूँ। मैं बहुत सारी वर्कशॉप लेता हूँ, बच्चों के बीच जाता हूँ, है ना, बहुत सारी वर्कशॉप लेता हूँ। तो मैं यही स्थिति में बच्चों के साथ भी देखता हूँ कि बच्चे अपनी क्षमता का को पहचानते नहीं हैं। यदि उनको उनकी क्षमता की याद दिला दी जाए कि भाई तुम जो है किस योग्य हो, किस कौन से, जरूरी नहीं कि समुद्र लांघो, लेकिन तालाब तो लांघ सकते हो आप, है ना, कुछ जो है नदी है उसको समुद्र ना लांघो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी क्षमता नहीं है आपके भीतर, लेकिन तालाब लांघ सकते हो आप, कोई यात्रा कर सकते हो, कोई दूरी तय कर सकते हो। तो उनकी क्षमता को याद दिलाने का काम जो है हम सीनियर लोग करते हैं। तो ऐसी वर्कशॉप उसी क्रम का हिस्सा है कि हम लोगों से, बच्चों से बात करते हैं और ये उनको याद दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर, किस जगह जाने योग्य है, कौन से काम को करने योग्य है। तो ऐसी वर्कशॉप जब कभी भी हो, मैं तो ये भी कहूंगा हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा कि प्रेरणा जो है हमेशा आपके लिए अग्नि का काम करती है, जो आपके आलस्य को भी खत्म करती है और आपके निराशा भाव को भी खत्म करती है ना, और जो है आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रति, चाहे कोई भी, चाहे हम व्यवसायी हो, चाहे हम गृहिणी हो, चाहे हम कोई किसी भी तरह के प्रोफेशनल हो, चाहे हम विद्यार्थी हो, जब भी हमको अवसर मिले कि कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप यदि हो रही है और हमारे पास यदि समय है, तो उस मोटिवेशनल वर्कशॉप को हमको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि उस मोटिवेशनल वर्कशॉप में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमको प्रेरित करती है बेहतर के लिए, या हम जो कर रहे हैं हमारी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज की भी वर्कशॉप जो है इसको एक सौभाग्य का अवसर मानिए, और आज स्पेशल एक विशेष सब्जेक्ट पर आप जो वर्कशॉप होने जा रही है उस पर आप, मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो है गंभीरता से चर्चा में हिस्सेदार बने। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए सर। नेक्स्ट ले लीजिए इसको भी।
अब यहाँ से हम जो है सब्जेक्ट में प्रवेश करते हैं। मैं केवल 5-7 मिनट में, अब दूसरे स्पीकर को भी मैं चाहूँगा कि रेडी रहें। मेरा सेशन करीब करीब मैंने बहुत सारी बातें कह दी है। एक पूर्व भूमि का भी आज की वर्कशॉप के लिए बच्चों को मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल पूरी तरह से अनुकूल कर लिया है। तो अगला जो ऑडिटर है, अगला जो स्पीकर है, वो अपनी तैयारी रखे, इस तरह का मैं संकेत यहाँ से कर रहा हूँ। तो आज की वर्कशॉप जो है किस विषय पर होने वाली है उसका अंदाज तो आपको हो गया है पहला पोस्टर देख के। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है व्हाट इज कैरियर। तो मैं इतनी बातें कहने के बाद मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बच्चों की तरफ से भी मैं इनपुट चाहूँगा कि कैरियर से वो क्या समझते हैं, है ना। कैरियर यदि बात कही जाती कि भाई कैरियर, तुमको कैरियर बनाना है, इस तरह की बात कभी ना कभी होती है ना आप लोगों के साथ। आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, कोई ना कोई, या आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि यार अब हमको जो है कैरियर बनाना है। तो कैरियर से आप क्या समझते हैं वो चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। कुछ भी आपको कैरियर से लगता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो आप लिख लो डॉक्टर लिख सकते हो। आप सोचते हो कि कैरियर का मतलब होता है इंजीनियर, आप इंजीनियर लिख सकते हो। लिख के आप बताइए ताकि मैं समझूं कि आप मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आयुष का आया है टीचिंग एंड इंजीनियरिंग, एक जन साक्षी लिखी हैं डॉक्टर, कविता इंजीनियरिंग डॉक्टर, पूजा गुप्ता डॉक्टर, निर्मल डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, ओके। चलिए बैंक मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत तरह तरह के बच्चे यहाँ पर हैं। तो ये बहुत अच्छा शुभ 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 संकेत है कि हर फील्ड में जाने वाले बच्चों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। जो चैट बॉक्स मेरे सामने निरंतर जो है कंटिन्यू चल रहा है। कुछ एग्रीकल्चर, गुड, बहुत अच्छा, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसको हम मैं चाहूँगा इसको विराम दें और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये कैरियर का जो मतलब, जो सामान्य सा अर्थ होता है, एकदम मैं सिंपल अपन लोगों की भाषा में बताता हूँ कैरियर एक्चुअल में हमको क्या समझना चाहिए। देखिए हम लोग स्कूल में हैं, हम लोग भी स्कूल में थे, आप लोग भी स्कूल में। आज मेरे ख्याल से आज जो है 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे होंगे, मुझे एकदम इस पर ध्यान नहीं बिल्कुल कि किस क्लास के बच्चे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, 9th वाले बच्चे जो है कल पिछली साल 8th में रहेंगे, उसके पिछले साल जो है 7th में रहेंगे। ये यात्रा KG 1 से उनकी शुरू हुई, स्कूल की यात्रा। ठीक है, देखो जीवन को यदि हम देखेंगे ना, नेक्स्ट करना तो जरा आगे करिए। यदि हम अपने जीवन को देखेंगे तो हम एक बहुत बड़ा पार्ट अपने जीवन का शिक्षा के क्षेत्र में हम बिताते हैं। और आगे कीजिए प्लीज, ये इसको पूरा नहीं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बस बस बस, वो कह रखिए। जीवन का जो है, जीवन को यदि हम देखें, ध्यान से देखें, तो हम मोटे मोटे तौर पर ये जीवन को विभाजन करने का बहुत और भी दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए 4 भागों में बांट रहा हूँ जी, आपकी लाइफ को। एक 3 भाग भी कर सकते हैं इसको आप चाहो तो। स्टूडेंट लाइफ को 2 भागों में बांटा गया, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ, और उसके बाद जो है अर्निंग लाइवलीहुड लाइफ, यानी जीविकापार्जन वाला जो जिसमें आप काम करते हैं। और चौथा जो है जब आप अपने कामों से निवृत्त हो जाते हैं, है ना, रिटायर हो जाते हैं, तो वो। तो अभी आप लोग जो है कहाँ पर हो, या तो पहले स्टेज में हो या दूसरे स्टेज में। ख्याल सारे लोग पहले स्टेज में ही हो, स्कूल और कॉलेज वाले लाइफ में ही हो, पहले दूसरे स्टेज में ही हो। तो आपने कभी सोचा कि ये जो यात्रा आपकी जो शुरू हुई थी KG 1 से, वो कहाँ पर जाकर खत्म होगी? किसी ने सोचा है क्या जीवन भर ही आप पढ़ते रहोगे? कहीं ना कहीं ऐसा एक मुकाम आएगा जब आप पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक, और जिस लिए पढ़ रहे हो, अब ध्यान रखना मेरी बात को, बहुत ध्यान से मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, उसको कोरिलेट करके मैं आपको आगे ले जाऊंगा। जिस लिए पढ़ रहे हो उसमें आप अपनी पढ़ाई का उपयोग करोगे। ठीक, पढ़ाई जिस दिन छोड़ोगे आप और जहां पर भी खड़े रहोगे आप, वहां पर जो है कोशिश ये करोगे कि आपने पढ़ाई करके जो व्यक्तित्व बनाया है, जो चीज़ें आपने हासिल की है, उसको हम उसके माध्यम से हम अपना आगे का जीवन चलाएं। यही आपका कैरियर है। कि कहने का मतलब आप अपने आप को आज से जो है 7 साल बाद, 8 साल बाद, आज यदि आप 12th में हो तो 5 साल बाद जो है आपको कॉलेज भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 5 साल के बाद कोई ना कोई काम आपको पकड़ना पड़ेगा। तो जो काम पकड़ने जा रहे हो आप, वही आपका सिंपल अर्थ में कैरियर है। तो हम आपको यही याद दिलाने आए हुए हैं कि आप अपने आप को जब स्कूल छोड़ोगे और कॉलेज छोड़ोगे तो अपने आप को कहाँ पाते हो, किस जगह पाते हो? अपने आप को आप एक हॉस्पिटल में पा रहे हो डॉक्टर के रूप में,
या अपने आप को एक कोर्ट में पा रहे हो वकील के रूप में, या अपने आप को एक लैब में पा रहे हो वैज्ञानिक के रूप में, या अपने आप को जो है एक खेत में पा रहे हो सब्जियां उगाते हुए, है ना कुछ आपको आपने सोचा है क्या? और यदि आपने नहीं सोचा है ना, तब भी आप कहीं ना कहीं तो रहोगे, ये तो तय है। यदि हम सोच लेते हैं तो फर्क सिर्फ इतना आता है कि हमने जो सोचा है, संभावना बनती है कि हमने जो सोचा है वहां पर हम रहें, बनिस्बत यदि हमने नहीं सोचा है तो हम कहीं भी रह सकते हैं। तो यही याद दिलाने आज हम आपके बीच में आए हुए हैं कि ये पढ़ाई जो है आपकी निरुद्देश्य ना हो, है ना, कि पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई को जो है हम एक दिशा दे दें, एक जो है एक निश्चित जो है लक्ष्य हम इस पढ़ाई को दे दें, एक संकल्प के साथ जो है इस पढ़ाई को हम जोड़ दें कि हमको आज से जो है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद जो हमको एक खास जगह पर, जिस जगह को हम इंजॉय भी करेंगे, पैसे कमाने के साथ साथ हम उस जगह को हम इंजॉय भी करेंगे। ठीक, यदि हम सोच कर चलते हैं, प्लानिंग कर चलते हैं तो ये संभव हो सकता है। यही याद दिलाने आज हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो कैरियर के बारे में सोचना आप शुरू कीजिए, है ना, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आपको किस दिशा में, किस प्रोफेशन में, किस व्यवसाय में, किस पेशे में ले जाएगी, उसके बारे में। ये नहीं कहता कि मैं आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप खुद सोचना शुरू करो। सोचना शुरू करोगे तो आप अपने लिए कोई डिसीजन लोगे, कोई ना कोई जो है आप अपने लिए निर्णय लोगे। तो हम बता सकते हैं कि निर्णय कैसा, आपका निर्णय लेने में आपके लिए कौन कौन, निर्णय क्या होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि आपका निर्णय में आपकी मदद कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए। तो नेक्स्ट, ये कुछ कैरियर ऑप्शन है, एक बार इसको देख लीजिए, है ना। इस तरह से आप कुछ भी अपने जो है अपने लिए कैरियर के संबंध में इस तरह की बातें आप सोच सकते हैं। जो साधारणतः जो पॉपुलर कैरियर है वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर, आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, ये सारे लोगों ने, आप लोगों ने सोच के रखा होगा, कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। नेक्स्ट लीजिए। इसमें जो है अब इसमें कैरियर जो है आदमी कैसे तय करता है, इससे मैं थोड़ी सी बात मैं चर्चा करूंगा, और बिल्कुल अंतिम छोर में मैं पहुंच गया हूं कि हम कैरियर का डिसीजन हम कैसे करते हैं। दो तरीके से आप जो अपने कैरियर का डिसीजन कर सकते हैं। एक है अपनी शिक्षा के माध्यम, यानी जो आप कर रहे हैं, स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन, ये आपकी हेल्प करती है। दूसरा, जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं उनका कैरियर नहीं बनता है क्या? जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, क्या उनका कैरियर नहीं बना है? जैसे सचिन तेंदुलकर की बात हम कह लेंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो शायद 10th तक ही पास है, तो क्या उनका कैरियर नहीं बना ना। कई ऐसे म्यूजिशियन हैं जो पढ़े लिखे कम है, लेकिन उनका कैरियर, जैसे हमारी जो छत्तीसगढ़ की हम बात करें, पंडवानी गायिका है, पंडवानी गायिका नाम याद है? किनको याद है? जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है हमारे यहाँ से, हमारे छत्तीसगढ़ की, दुर्ग भिलाई की हैं, हमारे जिले की हैं, इनको याद है? पंडवानी गायिका तीजन बाई, यस, बहुत बढ़िया। कृतिका ने लिखा तीजन बाई जी, वो पढ़ी लिखी हुई हैं क्या, है ना, लेकिन उनका कैरियर किसमें गया? वो लोक कला में उन्होंने अपना कैरियर, बहुत ऐसा कैरियर बनाया कि वो आज छत्तीसगढ़ की पहचान बन गई। तो कैरियर दो तरीके से आप बना सकते हैं। आप अपनी जीविकापोर्जन जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक रास्ता निकलता है जहाँ पर आप हैं, स्कूल, वो है आपका। दूसरा आपके जो पैशन है, आपकी जो हॉबी है, वो है ना। तो इन दोनों में जो है आप जो है जैसा आपको समझ में आ जाए, बड़ा एक गूढ़ विषय है बहुत, इसमें पैशन में जाना चाहिए या एकेडमिक के हिसाब से जाना चाहिए, ये भी बहुत गूढ़ विषय है। मैं इसमें सिर्फ मैं आपसे केवल चर्चा करके छोड़ रहा हूँ कि कभी समय मिला तो इस पर भी हम जो है विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको समझ में आता है इसमें आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। इन दोनों में आपका विरोधाभास यदि है ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ाई के माध्यम से कैरियर बनाऊं या अपने पैशन के माध्यम से कैरियर बनाऊं, जो मेरे में भीतर जो छुपे हुए टैलेंट्स जो हैं उनके माध्यम से कैरियर बनाऊं, तो ये लोग जो है आपकी मदद कर सकते हैं। आपके मित्र, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, है ना, आपके रिलेटिव्स हैं, और जो सोसाइटीज़ हैं, वो आपकी मदद आपकी कर सकती है। तो आप सोचना शुरू कीजिए, और आगे धीरे धीरे क्रम में इसमें कैसे आप जो है अपनी सोच को फिल्टर करेंगे, ये लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट, और कोई स्लाइड बची हुई क्या मेरी? देखिए तो प्लीज़। बस ठीक है। इसके बाद जो है मैंने करीब करीब अपना सेशन जो है पूरा कर लिया है। कुछ प्रश्न हालांकि मैं जानबूझकर छोड़ रहा हूँ, उनको यदि बीच में मुझे मौका मिला तो उन पर भी मैं चर्चा करूँगा, या आने वाले जो स्पीकर है
उसकी बारे में आपकी जो जिज्ञासाएं जो उठी होगी उसका उनका समाधान वो आगे करेंगे। तो अगले स्पीकर के रूप में मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय जिस पर चर्चा करना आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ बहुत अत्यंत आवश्यक समझता हूँ। इस विषय पर हर व्यक्ति को, केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि हम भी, जितने लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरे साथ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, केवल विद्यार्थी नहीं, टीचर्स भी और जेसिस के मेंबर भी और उनके और जो बच्चे हैं उनके पेरेंट भी, यदि वो भी बैठे हुए हैं तो इस जो विषय अभी जो हमारी जो नेक्स्ट जो ओरेटर है, हमारी नेक्स्ट स्पीकर जो लेकर आ रही हैं, वो विषय केवल बच्चों पर ही लागू नहीं होता है, डे टू डे डेली लाइफ किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी फील्ड का हो, हर व्यक्ति पर वो विषय लागू होता है। गोल सेटिंग यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये जो है इस सब्जेक्ट पर मैं बहुत ही धुआंधार हमारी वक्ता जयश्री जायसवाल जी को मैं आरुषि जायसवाल जी को मैं जयश्री आरुषि जायसवाल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जैसे इनके बारे में मैंने बताया कि ये खुद जो है स्कूल की स्टूडेंट है, 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। अपने बारे में परिचय से मैं चाहूँगा ये शुरुआत करें। थैंक यू। Thank you so much, Anil sir. A very pleasant good morning, everyone. Am I audible to everyone? हाँ बेटा सुन रहे सर, आवाज़ अच्छी आ रही है आपकी? हाँ अच्छी आ रही है। Okay. Very good morning, all of you. Myself, Jaysilat Arushi Jaiswal from JCI Durg Bhilai, and I am a student of 12th standard from MGM Senior Secondary School, Sector 6 Bhilai. So, इतना ही था मेरा इंट्रोडक्शन। मैं भी स्टूडेंट हूँ आप सभी के जैसी। टॉकिंग अबाउट गोल कि गोल क्या है, मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों ने अपने गोल डिसाइड कर लिए होंगे और कुछ के बाकी होंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस सेशन के बाद आपको कुछ हेल्प हो और आप भी अपना गोल डिसाइड करने में कामयाब रहें। So what is goal? Goal होता क्या है? Next slide please. Goals are like maps which help you to get to your destination much faster than sailing through aimlessly. इसमें जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है कि बार्ट सिम्पसन अपनी बोट को लेकर गोल 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 घूम रहा है। उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। वो जब अपनी बोट लेकर निकला तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम बोट लेकर कहाँ जाने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं निकल रहा हूँ ना, अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा या आधा सफर तय कर लूंगा तो सोचूंगा कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि जब तुम्हें, इज माई प्रेजेंटेशन नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ दिख रहा है आरुषि। मुझे एक मैसेज आया है सर कि शायद प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है। नहीं, इट्स विजिबल। ओके, अगर सारे स्टूडेंट्स को है तो एक बार हैंड्स रेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। आरुषि, फॉर सम टाइम बीइंग वी इनेबल चैट फॉर होस्ट ओनली, it will be coming to us only, okay, whatever they'll say. ओके, मुझे हाँ वो हैंड्स दिख गए तो ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है ना, मैं तो अभी निकला ही नहीं हूँ, आगे जाऊंगा तो सोच लूंगा कि कहाँ जाना है। उसे 3 दिन लग गए, अपनी शिप को घुमाते घुमाते वो वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। नेक्स्ट डे वो फिर जाता है अपनी बोट लेकर, पर आज उसके हाथ में एक मैप होता है। उसे फिर किसी ने पूछा कि आज तुम कहाँ जाने वाले हो, क्या आज भी तुम अपना सारा टाइम वेस्ट करके वापस नहीं आने वाले हो, तुम्हें पता भी है तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो कहते हैं नहीं, मेरे पास आज मैप है, मेरे पास बहुत सारे रूट्स है और मुझे ये भी पता है कि उसमें से सबसे इजीएस्ट रूट कौन सा है जो मुझे सबसे कम वक्त पे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। उसे 1 दिन लगा और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। गोल्स वही होते हैं, गोल्स मैप की तरह काम करते हैं। अगर आप एक बार अपना रूट तय कर लें, अपना एम डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और उस पर रोज मेहनत करने लग जाएं, तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज कि गोल्स डिटरमाइन योर डायरेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ गोल्स डिटरमाइन योर डायरेक्शन। फिर से लेफ्ट साइड में जो होमर सिम्पसन है वो गोल 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 घूम रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि मुझे मेरा एम क्या है और मुझे किस डायरेक्शन पर जाना है। और जो राइट साइड में पिक्चर है उसमें उसे पता है कि मेरा क्या डायरेक्शन होना चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इसीलिए वो सारी भीड़ से अलग हटकर स्ट्रेट अपनी गोल की तरफ जा रहा है। दैट इज गोल।
जो आपको आपका आपका अपने गोल तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन बताते हैं और उस पर मेहनत भी करवाते हैं। अब गोल सेटिंग क्या होता है एंड व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट। लाइक 9th 10th के स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि यार तुम्हारा कुछ गोल होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि तुम्हारा कुछ गोल होना चाहिए, क्या तुमने अपना गोल सेट कर लिया या अभी तक कैसे नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, गोल सेटिंग इज द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग अ टारगेट और ऑब्जेक्टिव यू विश टू अचीव। जिस सक्सेस तक आप पहुंचना चाहते हैं उसे अगर आज आप डिसाइड करते हैं तो वही गोल होता है, उसे ही गोल सेटिंग कहते हैं। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है ये मैंने पिछली 2 स्लाइड्स में आपको बता दिया। अगर आप गोल नहीं डिसाइड करते हैं इस एज से या आपकी इस स्टेज ऑफ लाइफ से, तो या तो आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे या तो किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको नहीं होना चाहिए। तो एट दिस एज गोल सेटिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, कि गोल्स के टाइप्स क्या होने चाहिए, किस तरीके के गोल्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम आज से ही एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है या मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। उस तक पहुंचने के लिए भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे कि करियर तक पहुंचने के लिए अनिल सर ने आपको बताया कि फर्स्ट आपको गोल डिसाइड करना होगा, फिर आपको टाइम मैनेज करना होगा, फिर उस बीच जो आपको स्ट्रेस होता है आपको उसे भी मैनेज करना सीखना होगा। वैसे ही एक लॉन्ग टर्म गोल के बीच में भी 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट is short term goal and second is mid term goal. Short term goals वो होते हैं जो आप आज से आने वाले कुछ दिनों के लिए डिसाइड करते हैं। जैसे कि एज अ स्टूडेंट आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि नेक्स्ट वीकली टेस्ट में या जो मेरी प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट है मुझे उसमें A ग्रेड या A+ ग्रेड के मार्क्स चाहिए। तो वो हो गया मेरा शॉर्ट टर्म गोल और आप उस पर रोज मेहनत भी कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। देन मिड टर्म गोल्स ऐसे होते हैं जो आप आज से कुछ महीनों के लिए डिसाइड करते हैं। जैसे आपके कुछ महीनों में पीरियोडिकल्स होंगे या एनुअल एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो आपका मिड टर्म गोल होना चाहिए कि अब आने वाले जो पीरियोडिकल्स है, ज़रूरी ये है कि आप पहले अपना शॉर्ट टर्म गोल कवर कर लें और उसके बाद ही स्किप करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ पीरियोडिकल्स पर नज़र रखते रखते मेरे जो असाइनमेंट्स हैं या जो मेरे प्रोजेक्ट सबमिशंस हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो छूट जाए। तो वैसे स्किप करते करते जब आप अपने पीरियोडिकल्स और एनुअल एग्जाम्स के लिए एक गोल सेट करते हैं कि मुझे स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट में 90% से ऊपर ही स्कोर करना है, तो ये मेरा मिड टर्म गोल। देन थर्ड इज लॉन्ग टर्म गोल, कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा कि मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं विद गुड मार्क्स और उसके बाद मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है फॉर माई जो भी मेरी आगे की स्टडीज़ होने वाली हैं। उसके लिए जो मैं अच्छा कॉलेज चुनने वाला हूँ उसके लिए मुझे जो एग्ज़ाम देना है उसमें मुझे 95+ चाहिए। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। अब ज़रूरी ये है कि आपके गोल्स किस तरीके के होने चाहिए। जो भी आपका गोल है, लाइक शॉर्ट टर्म गोल भी हो तो वो किस तरीके का होना चाहिए। इन दिस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन दिस स्मार्ट एरा when a person is smart and holding a smartphone, wearing a smart watch and a smart neckband, I believe कि उनके goals भी smart होने चाहिए, right? S smart goal से मेरा क्या मतलब है? S which stands for specific, M which stands for measurable, A which stands for achievable or attainable, R which stands for realistic or relevant, and T which stands for timely or time bound goal. So when we think about a specific goal, ma'am not visible, please help. I received a message privately. शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए होंगे। एक मिनट आरुषि, जस्ट हैंग ऑन ना। Yes, yes, sure. Yeah, sure. Ma'am, screen is not visible. Yes, please wait for a while. आशीष भैया, you there? जी हाँ, I made you host है ना for some time. Okay. आप देखिए क्या बोल रहे थे। You please do it. Okay. You are continuing with Arushi or should I? No, Arushi will be continuing है ना। Okay.
But Okay. there is some Rest. disturbance at technical end, na? So if you want to do, That I will take care. No issue. okay. Please Again, carry I on. am reclaiming my hosting. Then in that Yeah, case, please. okay. Please Yes, go sir. on. Yes, sir. Arushi, just 1 second, na? Yes. Okay. Okay, we are back with our SMART goals. So yes, when we talk about specific goal, आपको जरूरी होना चाहिए. Next slide please. When we talk about specific goal, आप अपने आप से एक question करिए. Like जो 5 W's होते हैं commonly. मैं चाहती हूँ कि जब आप specific goals के बारे में बात करें तो ask yourself about 3 W's. First, which stands for what. Second is for where. And third is why. What exactly do you want to do? जब अनिल सर ने पूछा कि आपका क्या करियर है या आपने कुछ सोचा है अपने करियर के बारे में, तो मैंने चैट बॉक्स में देखा बहुत सारे लोगों ने लिखा है टू बी अ डॉक्टर और सर्विस या फिर बिजनेसमैन. तो आई वांट यू ऑल टू हैव अ स्पेसिफिक गोल कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं. अगर आपको डॉक्टर भी बनना है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है. यू कैन बी अ सर्जन, अ फिजिशियन, डेंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट. देयर आर मेनी ऑप्शंस. तो बी स्पेसिफिक विद योर गोल कि हाँ मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो उसके बाद मुझे आप बताइए कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, मुझे एक गायनोकोलॉजिस्ट बनना है. ये होगा आपका स्पेसिफिक गोल. देन यू आस्क वेयर कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो मेरा कहाँ स्टैंड होगा या मैं अपनी सोसाइटी में कहाँ स्टैंड लेने वाला हूँ. ये और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ या मैं गायनोकोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहता हूँ. शायद मैं या आपका ये आपकी थिंकिंग हो सकती है कि हाँ मुझे विलेज एरियाज में सर्व करना है और क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं होते या डॉक्टर्स नहीं होते काफ़ी अच्छे, तो मैं वहाँ जाके जो नीडी हैं या जिनको ज़रूरत है उनको उनके लिए सर्विस करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ. So when you talk about a specific goal, set goals with clear and defined objectives. Now next is M, which stands for measurable या फिर trackable. Like your goal should be measurable or trackable. How will you know that you have reached it? आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, आज मैं कहाँ हूँ और कितना सफर बाकी है. या how many actions will it take, how many cycles will it take. मान लेते हैं कि आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए या एनुअल एग्जाम्स दिए. अब मुझे कॉम्पिटिटिव देना था तो मैंने वो भी दिया. मुझे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एक कॉलेज मिला. अब मुझे क्या करना है? मैं पहले MBBS की डिग्री करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मुझे MD करना है या MS करना है, वो मैं डिसाइड करूँगा. तो ये हो गया एक ट्रैकेबल गोल. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ इज हाउ मच चेंजेस नीड टू अकर, कि कितने चेंजेस लाने पड़ेंगे. अगर मैं अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 6 घंटे पढ़ रहा था तो शायद अब मुझे डिग्री पाने के लिए 8 घंटे की पढ़ाई जरूरी होगी. तो कितने चेंजेस आने वाले हैं, कितने चेंजेस आपको अपने गोल को अचीव करने में लाने हैं, ये आपको खुद से पूछना होगा. थर्ड इज हाउ मेनी एक्शंस और साइकिल्स विल इट टेक. कितने एक्शंस, कितने बार मुझे एग्जाम देना होगा और कितने बार मुझे गोल सेट करना होगा. कि अब अगर मेरा 1-2 सेमेस्टर बचा हुआ है तो उसके पहले मैं अपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूं. ये आपका हो गया एक ट्रैकेबल गोल. लाइक मेक श्योर योर गोल इज ट्रैकेबल. आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, सेकंड इसकी कितने चेंजेस लाने पड़ेंगे मुझे अपने नेक्स्ट गोल के लिए, एंड थर्ड कि कितने साइकिल्स और लगने वाले हैं, कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी मुझे. दैट इज हाउ you make your goal trackable. Now third is achievable or an attainable goal. When you think about an achievable goal, ask this question ki is this goal gettable, कि do I have these resources to achieve my goal. क्या मेरे पास वो सारे resources हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, क्या मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, क्या मेरी जितनी भी गाइड्स मुझे अपने सिलेबस में लगने वाली हैं, जितने भी रेफरेंस बुक मुझे लगने वाली है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्या वो सारी रिसोर्सेज हैं मेरे पास, क्या मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस है अपने गोल तक पहुंचने के लिए. मेक अ लिस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू रीच योर गोल. जब भी आप कुछ गोल सेट करते हैं तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हाँ मुझे ये सारी बुक्स लगने वाली हैं,
या मीडिया में मुझे ये सारे जो वेबसाइट्स हैं उनसे मदद लेनी होगी. लाइक देयर आर मेनी वेबसाइट्स जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं. देयर आर लाइक ब्रेनली, मेरिट नेशन. बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे पता है. तो वो सारी जो रिसोर्सेज है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि यस नाउ आई हैव ऑल द रिसोर्सेज, और अब मैं अपने गोल के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुका हूँ. थर्ड क्वेश्चन यू आस्क टू योरसेल्फ इज दिस गोल लाइकली टू ब्रिंग सक्सेस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है जब हम अपने गोल के बारे में सोचते हैं. लुक, व्हेन यू डिसाइड, और जब आप कोई छोटे से छोटा गोल या एम भी डिसाइड करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं ना, और आप जब उस तक पहुंचते हैं, व्हेन यू अचीव इट, तो ये जरूर होता है कि आपको सक्सेस मिलती है. पर इमेजिन कर लीजिए या मान लीजिए कि आपके फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं. तो आपने एक दिन हेल्प लेने के लिए अपने डैड से पूछा कि डैडी मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे क्या करियर चूज करना चाहिए, क्या गोल बनाना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे फैमिली में तो बेटा डॉक्टर्स ही हैं, तो यू हैव टू बी अ डॉक्टर. आप हेल्प लेने के लिए अपनी मदर के पास जाते हैं, तो वो भी यही कहती है कि नहीं, जब कह दिया कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है. हमारे फैमिली में सारे डॉक्टर हैं एंड यू आल्सो हैव टू बी अ डॉक्टर. तो लुक, आई हैव टू बी अ डॉक्टर एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर में बहुत डिफरेंस है. आप उसके लिए मेहनत करने लग जाते हैं. आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हाँ, अब अगर नहीं बना तो शायद मुझे डांटा जाएगा या मुझे स्कोल्ड करेंगे मेरे पेरेंट्स, तो मुझे अब डॉक्टर बनने का ही गोल सेट कर लेना चाहिए. आप उसके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और शायद आप गोल को अचीव भी कर लें. आप फर्स्ट डे अपनी क्लिनिक में जाते हैं, आपका एक अच्छा खासा दिन बीतता है. क्लिनिक से निकलते ही आप सोचते हैं कि ओके, पहला दिन तो निकल गया, अब देखते हैं आगे भी चल जाएगा ऐसे ही. तो माय फ्रेंड, दिस इज नॉट सक्सेस. हर छोटे से छोटा गोल सक्सेस जरूर देता है, पर तब जब आप उसे अपनी एबिलिटीज के हिसाब से, नाउ इट इज विजिबल, ओके, सो जब आप अपनी एबिलिटीज के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से उसे एक अपना एम बनाते हैं. जब आप ऐसे गोल डिसाइड करते हैं जो आपको पता है कि हाँ, मैं अपनी एबिलिटीज के हिसाब से इसे अचीव कर सकता हूँ. अगर मेरा इंटरेस्ट है बायोलॉजी में या मुझे आगे इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो हाँ, मैं उसे अचीव कर सकता हूँ. और तब आप सक्सेसफुल फील भी करेंगे जब आप उस तक पहुंच जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू अचीव सक्सेस. Now next is R, which stands for relevant or realistic goals. So realistic goals are like, वो आपकी पावर में होने चाहिए. When you think about a realistic goal, ask this question कि is it in my power to achieve it? क्या मेरे पावर में है कि मुझे अब एक गायनोकोलॉजिस्ट बनकर चांद पर अपना क्लिनिक खोलना है? क्या ये मेरे पावर में है? It's not at all a worthwhile goal. तो ये एक रियलिस्टिक गोल भी नहीं हुआ. अगर मैंने सोचा कि मुझे आपको अपने आप को कमिट करना होगा, मैंने सोच लिया कि मुझे एलियंस को ट्रीट करना है और मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ, तो क्या ये एक रेलेवेंट गोल है? आप बाकी सबसे तो कह लेंगे, पर क्या आप अपने आप से कमिट कर पाएंगे कि हाँ, मैं चांद पर ही क्लिनिक खोलूंगा, मैं वहीं पर एलियंस को ही ट्रीट करूंगा? ये आपकी पावर में भी नहीं है, इसलिए ये एक रेलेवेंट गोल नहीं है. Set a goal that is challenging but possible. Goals challenging हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखिए कि वो पॉसिबल भी होने चाहिए. आपके हाथों में आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसे अचीव करने के लिए मेहनत कर सकें. Now last is T, which stands for timely or time bound goal. When we talk about goal setting, it's very important to make a perfect balance between goal setting and time management. इसीलिए जब भी हम गोल्स की बात करते हैं तो टाइम बाउंड या टाइमली गोल की बात भी करते हैं. खुद से पूछिए कि क्या मेरे पास एक डेडलाइन है अपने गोल तक पहुंचने के लिए? When exactly do I want to accomplish it? कब चाहता हूं मैं कि ये पूरा हो पाए? या मेरे पास कौन सी डेडलाइन है जो मुझे फोर्स कर रही है कि हाँ, अगर तुम्हारा 2 महीने में एग्जाम है तो बेटा 1 महीने में ही सिलेबस कंप्लीट कर लो. Leave the other 1 month for your revision purpose. Give yourself a clear deadline. अगर आपके पास एक डेडलाइन होती है ना, तो it reminds you of a sense of urgency and prompt you to have a better time management.
जब आप अपने आप को ही एक क्लियर डेडलाइन दे देंगे तो वो आपको याद दिलाते रहेंगे कि आरुषि आपको अपने 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो प्लीज वर्क ऑन इट। ऐसी जगह पर ऐसे स्टिकी नोट्स को लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए उसे, और ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां से आप बार बार गुजरते हैं। वो आपका मिरर हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, या आपका बुक शेल्फ हो सकता है। तो गिव योरसेल्फ अ क्लियर डेडलाइन और उसे ऐसी किसी जगह स्टिक कर दीजिए ताकि वो आपको बार बार रिमाइंड करवाएं कि देखो डेडलाइन सिर्फ 1 महीने की थी, अभी आधा महीना निकल चुका है, आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, अब जुट जाओ। ये होता है एक टाइमली या टाइम बाउंड गोल। सो हियर वी, मतलब अब हमारे स्मार्ट गोल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि राम wants to be fit and healthy and Shyam wants to lose his weight up to 5 kgs to be fit and healthy by running only till next 2 months. Now my question is, which is a smart goal? Be very free and frank to chat with me on the chat box. I'm Guys, you can waiting raise for your your hand. answers. If anybody wanted to answer, they can raise your hand. They can write it also. हाँ, चैट बॉक्स खुला Okay. हुआ है, तो मैं चाहती हूँ हाँ. कि आंसर्स रिसीव कर पाऊँ अगर आपको स्मार्ट गोल्स के बारे में कुछ भी समझ आया हो तो। Okay, we are getting answers. Shyam's Shyam's goal. goal. Very good. Okay, I received many answers privately also कि श्याम का गोल एक स्मार्ट गोल है। राम चाहता है कि वो फिट एंड हेल्दी हो सके, पर श्याम को पूरा प्रोसेस पता है। उसे 5 kgs वेट लूज करने हैं, क्यों लूज करने हैं, किस तरीके की मेहनत करनी होगी, कितना टाइम है उसके पास, एंड इट इज अ रियलिस्टिक गोल, आप कर सकते हैं ये। तो दिस इज अ स्मार्ट गोल। Okay, it has a time bound, realistic. Okay, I received so many messages privately कि श्याम का गोल एक स्मार्ट गोल है। Okay, next question is, Sita wants to score good marks in her exams and Geeta wants to score up to 90% marks in her annual exams, जो कि आज से एक महीने बाद कंडक्ट होने वाला है। अब मैं जानना चाहूंगी कि किसका गोल एक स्मार्ट गोल है। ओके गीता, आई थिंक मुझे सारे आंसर्स प्राइवेटली मिल रहे हैं तो शायद लोगों को नहीं सबको नहीं दिख रहा होगा, बट यस आई रिसीव्ड सो मेनी आंसर्स फॉर गीता। ओके, आई एम वेरी ग्लैड टू सी ऑल these answers coming. Okay, thank you. Geeta's goal is a smart goal. Okay, गीता, हाँ तो ठीक है, अब हम अपना स्मार्ट गोल का एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि टू रीच योर करियर आपको गोल के साथ टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। तो उसके लिए, उसके बारे में आपको बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जेसी आशीष तेलंग जी को, हु इज अ वेरी एक्सीलेंट स्पीकर एंड हैज एन एक्सपर्टिज्म in handling sessions like time management, being a very punctual man. So yes, without wasting any more time, I would like to call JC Ashish Telang ji. And okay, so sorry sir, मैं कुछ कहना चाहती थी। Please. अगर आप, okay. So I just wanted to thank everyone because I felt very glad receiving all the texts, जो भी response मुझे मिला। So yes, I feel really very glad. Thank you for your kind listening. This was once again, this was Jaisalat Arushi Jaiswal. Thank you so much. Thank you, Arushi, for wonderful session and enlightening on the subject career and goal setting. बच्चे सभी interact हुए और connect भी हुए आपके साथ में. They know what is the difference between a smart goal and normal goal. I request Yogesh to please open my this share screen. Yes sir. Yogesh ji, हाँ जी. You are going to share yourself or should I? Yeah, I'm going to share myself. Okay, 1 second sir. So guys, अभी हमने जो आरुषि से समझा कि there are numbers should be there in our goal. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि there is a natural number which can be counted from 1. तो there number comes. तो ऑलवेज हम कोशिश करें कि हमारी जो स्पेसिफिक चीज रहती है वो नंबर से कनेक्ट हो जाए।
राइट। तो अब बस इसके साथ ही अब एक जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वह है टाइम, समय। व्हाट इज टाइम? टाइम इज अवर लाइफ। हम सबको जीवन जो मिला है वह समय में ही मिला है। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, ये सब हमारे समय के साथ ही आते हैं, राइट। तो क्यों ना हम इस समय को ऐसे प्रबंधित करें कि हम इससे बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकें और जो भी हम चाहते हैं जिंदगी में, व्हाट वी वांट, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स व्हाट शुड बी योर गोल? दैट इज हैप्पीनेस, पर्पस ऑफ अवर। हमें कोई लाइफ के किसी के उद्देश्य रहते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हमें उससे हैप्पीनेस ही चाहिए। अब उसे प्रबंधित कैसे करना है? जो हमारे पास समय है उसमें ही हमें यह बांधना है। सो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। गाइस, यू कैन सी अ पिक्चर हियर। यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है। दिस इज अ सीन ऑफ लाइब्रेरी, अ पोर्शन ऑफ लाइब्रेरी। इफ आई वुड से कि चलो आनंद यहाँ से एक बुक निकाल के ले आओ, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक। हाउ डिफिकल्ट इट इज। पूरा दिन चला जाएगा लेकिन he will not be able to find, if chance or luck permits then only। तो क्या इसका उपाय है? दिस इज अनऑर्गेनाइज्ड शेड्यूल। हमारा अगर समय व्यवस्थित नहीं है तो यही प्रॉब्लम हमको होने वाली है। We know several times we have matched up with our books or our time। अभी ये करना था, अभी वो हो गया, अभी वो करना था, ये हो गया। How? तो अगर हमें शेड्यूलिंग आती है, अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है, so we can understand and we can plan and we can come out without any mesh। उसके लिए टाइम टेबल्स हम सब क्लास 1 से ही बना रहे हैं, वीकली स्टडी टाइम टेबल और ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल that are very important for us my dear friends। so इस चीज को तो हमें निभाना ही है। टाइम टेबल फेल होते हैं लेकिन बनाना तो जरूरी ही है और उसे बनाते रहना है और ट्राई करना है कि हमारे कमिटमेंट्स है उसे फुलफिल भी कर सके। चलिए अब एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी था, एक बच्चा था, बहुत भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बहुत सारा धन, बहुत सारी दौलत मिल जाए, मुझे इतना सारा रुपए मिले कि मैं जिंदगी भर। तो भगवान एक दिन खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो दे दिया, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। क्या शर्त है भगवान? शर्त यह, और इस दिन में आप जितनी दौलत इकट्ठी कर सकते हैं कर लें। वह आदमी बहुत खुश, वाह वाह क्या भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ शर्त और यह भी है कि आप जहां से प्रारंभ करेंगे, जहां से चलना चालू करेंगे, आपको अपनी दौलत इकट्ठी करके वहीं आना है। तो गाइस बिल्कुल स्टार्ट, बहुत एनर्जी चला गया, समय चालू हुआ उसका लेने, दौलत बटोरने, इकट्ठी करने, बढ़ता गया। सुबह 9:05 का समय था। अरे बहुत समय, आज तो मैं माला माल दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। निकल पड़ा, आधा दिन निकल गया। आशीष भैया, अभी तो बहुत समय है। हेलो। हाँ जी आशीष भैया, ये एग्जांपल फिर से रिपीट हाँ करिएगा योगेश। ना, वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी, फिर से आप रिपीट करिएगा ये एग्जांपल। ओके Thank ओके you. ओके ओके। एक आदमी को भगवान से वरदान मिला कि वह दिन में जितनी दौलत इकट्ठी कर सकता है वह करे। उसने बहुत प्रार्थना की थी तो उसे ये वरदान मिला। वह चला अपनी दौलत इकट्ठी करने के लिए, चलता गया, लेकिन भगवान ने उसके साथ यह शर्त भी रखी कि वह दौलत एक दिन में ही उतनी इकट्ठी कर सकता है जितनी उसे मिलेगी, और उसे शाम के 5 बजे तक उसे लेकर जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां तक वापस आना है। तो वह आदमी बहुत ही उत्साह के साथ निकल पड़ा दौलत इकट्ठी करने। बहुत सारे बैग, सूटकेस, गाड़ियां लेके चला और आधा दिन बीत गया। अभी तो और समय है यार, वापस पहुंचने में कितनी देरी लगेगी। निकल पड़ा और आगे गया, 3 बज गए, 4 बज गए। अभी और आधे घंटे में अगर इकट्ठी कर लूं तो और मेरे 10 साल निकल जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा समय उसका 4:30 पौने 5 हो गया। अरे अब तो 15 मिनट बचे हैं, वापस होना चाहिए। भागा, लेकिन 15 मिनट जितनी दूरी वह तय कर चुका था
15 मिनट में तो संभव नहीं था वापस आए, तो उसके पास जितनी भी दौलत आई थी सब बेकार हो गई। यही हमारे दिन का हिसाब है। हमारे पास 24 आवर्स में हर आदमी के पास में 86,400 सेकेंड्स हैं, और डिफरेंस एक टॉपर और एक लूजर के बीच में यही 86,400 सेकेंड्स बनाते हैं कि एक जो वाइज पर्सन है या एक जो होशियार बच्चा है वह इस समय को कैसे समेटता है अपने कामकाज, अपनी पढ़ाई और अपने बाकी दिन के कार्यकलापों में। तो बच्चों इस टाइम को हमें मैनेज करना है, दिस इज द वैल्यू, यही हमारी पूंजी और धन है। नाउ आप सभी जैसे कि डेट आरुषि ने हमको एक स्मार्ट गोल दिया है, तो अभी सब बच्चे स्मार्ट हैं, तो हमारा टाइम भी क्यों नहीं स्मार्ट होना चाहिए? वी शुड मैनेज आवर टाइम स्मार्टली। और अभी आप लोग कितने बच्चे सभी मोबाइल यूज कर, सब बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, कौन कितनी देर यूज करता है प्लीज चैट बॉक्स में अपना टाइम मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करें जल्दी से कि कौन बच्चा कितनी देर में, कितनी देर एक दिन में अपना टाइम मोबाइल पर दे रहा है। जितना भी टाइम मोबाइल में दे रहा है वह प्लान करे कि क्या वो उसका यूजफुल टाइम है। आजकल हमारी क्लासेस, स्कूल सब कुछ ही मोबाइल या कंप्यूटर पे हो रही है, तो उसके बिना तो जिंदगी अभी पॉसिबल है नहीं, उसे हमें करना तो पड़ेगा ही। लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला PER आपको दे रहा हूं, प्लान, एग्जीक्यूट और रिव्यू। हर दिन रात में सोने के पहले आपको ये एक विचार करना है कि आपने उस दिन क्या किया, क्या प्लान था, कितना पोर्शन पढ़ना था, कितना किया और क्या छूट गया, क्यों नहीं हो पाया, हमारा समय कहाँ गया, हमारा समय कहाँ गया। तो इसके लिए एक आपके पास जो स्मार्ट टूल्स हैं, आज की डेट में सभी मोबाइल फ्रेंडली हैं, सभी टेकी बच्चे हैं, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दे कैन यूज देयर डिवाइसेस यूजली स्मार्टली। कैसे? हमें हमारे मोबाइल को हमारा सर्वेंट बनाना है, हमारा मालिक नहीं बनने देना कि YouTube, Instagram and all they are controlling us. We are not controlling our devices. है ना? So what would you like, to be a slave or to be a master? What? बच्चों आप किसी के नौकर बनना चाहते हैं, किसी के मालिक? चैट बॉक्स यूज करें, मास्टर ना, यस हमें इसका मास्टर बनना है। मोबाइल हमारे हाथ में है और वो हमारे हाथ में ही रहे, हमारे दिमाग में ना आए। तो इसके लिए हम टाइम को कैसे बहुत स्मार्टली यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी ऐप मैं बता रहा हूँ, फॉरेस्ट ऐप। इस साल इंटरनेशनली दिस ऐप वाज द गिवन बेस्ट ऐप फॉर टाइम मैनेजमेंट। आप लोग इसको जरूर यूज करें, एक देखें कि इसमें आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, आप इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इस ऐप में छोटी छोटी जो आपके टारगेट्स हैं, आपके जो प्लान्स हैं, उसे आपको एक फॉरेस्ट के रूप में बनाना है। एंड इट इज सो कन्वीनियंट एंड इट इज एडिक्टिंग ऑल्सो। आप बच्चे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, अभी तक सब पबजी के एडिक्शन में थे, अब धीरे धीरे दूसरे गेम्स की ओर मुड़ेंगे। तो उसकी बजाय क्यों ना हम लोग ऐसी डिवाइसेस, ऐसे ऐप्स को यूज करें जो हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए यूजफुल हो। सो वन ऐप, फॉरेस्ट ऐप। दिस ऐप provides you to make your own forest. आपने एक डिसाइड किया कि सपोज मुझे आज हिस्ट्री का एक चैप्टर आधे घंटे में करना है। यू टेक योर डेस्टिनेशन, यू मेक योर फॉरेस्ट एंड आप स्टार्ट कर दीजिए कि 9 बजे से चालू करता हूँ मैं पढ़ना और अप टू 9:30 और 9:45 आई विल फिनिश ऑल चैप्टर, ऑल क्वेश्चंस एंड लिखना विखना जो सब है, नोट्स बनाना, आई विल फिनिश इट एंड योर फॉरेस्ट विल स्टार्ट टू ग्रो एंड एट end of the time you will see how much big forest you have made it. Okay, so बच्चों definitely इस type के apps, this is one brain focus. Brain focus is also one app that can be enhance your productivity. प्रोडक्टिविटी क्या है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, ठीक है। ताकि अगर आप किसी चैप्टर को समझने के लिए 2 घंटे लगाते हैं और अगर वह चैप्टर आपका 45 मिनट्स में बच गया, यू विल सेव योर 30 मिनट्स। इन दैट 30 minutes you can
अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, लेजर टाइम है, प्लेइंग है, मोबाइल है या फिर चैटिंग है, फ्रेंड के साथ में गपशप है, वो कर सकते हैं. सो व्हाई डोंट यू यूज योर टाइम, योर प्रोडक्टिविटी बेटर? Brain Focus is such app that can be used for enhancing your productivity. And one more is rescue time. What is that? वो आपके समय को बचा, where you are using, where you are wasting your time. That app also helps you to save your time and review your time कि आप अपने समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं. There is a pipe. From one side you are supplying पानी, water, and the another side you are getting it. तो क्या अगर इसमें छेद हो जाएंगे, इसमें होल्स हो जाएंगे, will you get the whole water to the end? That is the time. If you are not, आपको जितना समय मिला हुआ है अगर आप उसको परफेक्टली यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ लीकेज इन योर सिस्टम. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी पानी आपका बेकार हो गया, दैट इज समय, वो चला गया तो वो मिलने वाला नहीं है. राइट? सो रेस्क्यू टाइम इज सच एन ऐप दैट कैन बी रिस्टोर और रिपेयर योर डिफेक्टिव और लीक्ड पाइपलाइन. ओके, सो बच्चों डेफिनेटली यूज दिस टाइप ऑफ एप्स टू एनहेंस एंड बी अ स्मार्ट स्टूडेंट्स. राइट? तो PR मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है दैट यू हैव टू यूज एट द एंड ऑफ द डे बिफोर स्लीपिंग. नाउ वन मोर थिंग, दैट टाइम इज गिवन द सेम फॉर, मतलब आपको कोई काम करने के लिए जितना समय दिया जाएगा आप उतना ही समय में वह पूरा करेंगे. ये सब हम लोगों को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पता है. अगर किसी प्रोजेक्ट को हमें 7 दिन का टाइम दिया है, एट द एंड ऑफ द 7 डे यू विल फाइंड अरे बाप रे इतना काम बच गया है. अगर वही प्रोजेक्ट या फिर वही चैप्टर आपको 1 दिन के लिए करने दिया जाए, डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे 1 घंटे पहले आपकी वही स्थिति होने वाली है जो आपकी 7th डे में होने वाली है. यस, देयर इज अ टाइम. हमको पता है कि किसी चैप्टर की लेंथ बड़ी है, किसी में ज्यादा समय लगेगा, दैट कैन बी मैनेज्ड, बट हम उसे जितना समय देंगे वह उतनी ही देर में पूरा होगा. तो यह बात हमें ध्यान रखनी है कि हम उतना समय ही दें और उस चीज को मैनेज करें कि वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और हमारे समय में समा जाए. राइट? नेक्स्ट थिंग, नथिंग, एवरीथिंग इज नॉट इक्वल. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए. For that, your studying, your syllabus should be known to you. कि आपके किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं. कोई चैप्टर तो लंबा और इंटरेस्टिंग है बट इट हैज अलॉटेड ओनली इंटरेस्ट के लिए पढ़ना उससे जरूरी है क्या? इफ यू डोंट हैव टाइम सो इट्स नॉट नेसेसरी. आपको वो चीज करनी है जो कि आपके मार्क्स और आपके सिलेबस और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी हो. तो वाइसली आपको देखना है, इक्वलेट करना है, इवेल्युएट करना है कि कौन सी चीज में आपको ज्यादा फायदा है. राइट? सो नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू. नथिंग, एवरीथिंग इज नॉट इक्वल. आपको ये पता होना चाहिए. राइट? और एक और चीज, 5 मिनट्स बिफोर, कोई भी चीज करने के लिए 5 मिनट्स बिफोर, ये भी ध्यान रखें. This makes your confidence double. If you reach in your classroom before 5 minutes, if you reach in your tuition class before 5 minutes, if you reach in your examination before 5 minutes, what you feel? Just feel करो. अगर 5 मिनट पहले पहुंचोगे और 5 मिनट बाद पहुंचोगे तो क्या होता है? 5 मिनट बाद पहुंचे, हाथ पैर फूल रहे हैं, सीट नहीं मिल रही है, पसीना आ रहा है, या फिर हमारी बच्चे सब देख लें, that environments make you troublesome. अरे बाप रे, एक क्वेश्चन तो वैसे ही पहले छूट गया, इजी पेपर है फिर भी हाथ पैर फूलने लगे. राइट? और वही 5 मिनट पहले आप पहुंच जाते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, या किसी काम को आप 5 मिनट्स बिफोर कंप्लीट करते हैं. व्हाट इट मेक्स योर कॉन्फिडेंस डबल. जो बाद में आने वाला बच्चा है वो आपको देख के, पहले ही उसे देख के यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आप उससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं. सो मेक दिस इनटू योर हैबिट एंड दिस हैबिट विल मेक यू. राइट? सो दिस फॉर्मूला यू शुड नॉट फॉरगेट एवर. हमेशा ट्राई कीजिए जो आपको दिया गया समय है उसके कुछ समय पहले पहुंचे. ओके? तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें आपको मैंने बतलाई है.
और इससे आप लोग सब इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें कि आज जो आपको समय दिया गया है इट शुड बी यूजफुल, इट शुड बी फॉर बेटरमेंट ऑफ यू, दैट यू शुड गेन फ्रॉम इट, राइट? थैंक्स बच्चों, थैंक यू वेरी मच. फॉर नेक्स्ट सेशन आई विल रिक्वेस्ट Shri JC Anil Ballevar ji to come take mic on their control. Right. Thank you, बच्चों. ओके, थैंक यू आशीष. थैंक यू सर. हाँ, बुला लीजिए ना, दीक्षा भाभी को बुला लीजिए, कंटिन्यू करने दीजिए उनको. जी जी. ओके. जी भाभी. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे यहाँ स्ट्रेस के बारे में बात करने आई हूँ. स्ट्रेस, जिसको हिंदी में तनाव कहते हैं, ये होता क्या है, इसको कैसे मैनेज करते हैं, आज हम सब ये चीज सीखेंगे यहाँ. जब हम स्ट्रेस या तनाव की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी बिना स्ट्रेस के जी सकते हैं? थोड़ा सा सोच कर देखिए, सोचिए और अपने आंसर्स चैट बॉक्स में भेज सकते हैं. मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ. ओके, मैं बताती हूँ. द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. क्या आपने ईसीजी देखा है? ईसीजी में क्या होता है? ईसीजी में जो लाइंस होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं. और ये फ्लैट कब होती हैं? ये फ्लैट तभी होती है जब हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ देती है या फिर हम मर जाते हैं. उसी तरह हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव को हम स्ट्रेस कहते हैं. जिस तरह हमारे जीवित रहते ये ईसीजी की लाइंस कभी फ्लैट नहीं होती, उसी तरह हम भी जीवित रहते कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते. इसीलिए जिंदगी है तो स्ट्रेस तो होना ही है. अब बारी आती है ये बात समझने की कि ये स्ट्रेस हमें क्यों और कैसे परेशान करता है. चलिए एक कहानी सुनते हैं. एक बार एक प्रोफेसर अपने क्लासरूम में पानी से भरा ग्लास लेकर पहुंचे. उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अगर मैं ये ग्लास आपको 1 मिनट तक सीधा हाथ रख के पकड़ने बोलूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे बोलते हैं, सर 1 मिनट तो हम यूं ही पकड़ लेंगे, इसका क्या असर होगा, फट से पकड़ लेंगे. सर बोलते वेरी गुड, पर यदि यही ग्लास मैं आपसे 1 घंटा पकड़ने बोलूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर बोलते हैं, बच्चे सोच में पड़ जाते हैं. बच्चे बोलते हैं, सर 1 घंटा पकड़ने से शायद हमारे हाथ में थोड़ा दर्द हो. सर बोलते वेरी गुड, और यदि यही ग्लास मैं आपको 8 घंटे तक लगातार सीधा हाथ रख के पकड़ने बोल दूं तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे फिर सोच में पड़ जाते हैं. एक बच्चा बोलता है, सर ये तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता. तो वहीं दूसरा बच्चा बोलता है, सर अगर मैं पकड़ भी लूं तो हो सकता है आगे कुछ घंटों तक मैं उस हाथ से काम भी ना कर पाऊं. सर बोलते वेरी गुड. स्ट्रेस जिस तरह इन तीनों परिस्थितियों में ग्लास का वजन ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, पर ज्यादा देर पकड़े रहने से ये हमें जरूर हर्ट करने लगा, उसी तरह स्ट्रेस अगर हम उसे थोड़ी देर अपने साथ रखेंगे तो ये हमें कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, कुछ भी असर नहीं करेगा वो. पर यदि हम इस स्ट्रेस को अपने दिमाग में, अपने सिर पर घंटों ढो के रखेंगे, घंटों बिठाए रखेंगे तो ये हमें जरूर नष्ट कर देगा. तो बच्चों हमको क्या करना चाहिए इसके लिए नष्ट होने से बचने के लिए? हमें जल्दी से जल्दी इस स्ट्रेस से छुटकारा पा लेना चाहिए. आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. क्या आपको पता है स्ट्रेस अच्छा भी होता है? स्ट्रेस, तनाव जो इतना नेगेटिव वर्ड है वो अच्छा भी होता है. कभी कभी अच्छा भी होता है. वो स्ट्रेस जो आपको कोई भी काम करने में हेल्प करे, दैट इज गुड स्ट्रेस.
या गुड स्ट्रेस का एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, वो स्ट्रेस जो हमें एग्जाम से पहले अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट के साथ करने में मदद करे, दैट इज गुड स्ट्रेस। या गुड स्ट्रेस का एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो हमको पेरेंट्स की छोटी छोटी डांट मिलती है, जो हमें अच्छी आदतें सिखाती है, दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेस। क्या आपने ये देखा है, ये क्या है, ये डायमंड है, पर आपको क्या ये पता है ये किस चीज से बना होता है? Come on, write your answers in your chat box. Very good. ये कार्बन, कोल, very good answers. I have a very intelligent group of students today. जी हाँ, ये कोयले से बना होता है। जब कोयले पे एक करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है तो वो हीरे की तरह चमकदार बनता है। उसी तरह जब हम पर एक राइट काइंड एंड राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पड़ता है तो हम फोकस और मोटिवेटेड रहते हुए अपनी पढ़ाई को करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं और इसी हीरे की तरह चमकदार बनते हैं। पर जब यही स्ट्रेस हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हमारे दिमाग पर हावी होने लगे, तो यही गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। यूथ और स्ट्रेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर आप स्टूडेंट लाइफ में मेनली 3 ही टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, दूसरा होता है स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन और थर्ड होता है स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक। जब हम स्ट्रेस ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, चलिए एक मूवी देखते हैं। क्या आपको ये सीन याद है? ये किस मूवी का है? Come on, movie fans, I'm waiting for your answers. I'm giving you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Come on, write your answers. Very good. V.B. Rishi, first. 3 Idiots. Yes, correct. इस सीन में जब आर माधवन, जो कि फरहान का रोल प्ले कर रहे थे, वो पैदा होते हैं, वैसे ही उनके फादर बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इसी टाइप के एक्सपेक्टेशंस तो हम में से कई लोग को ले डूबती है। सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, फैमिली का एक्सपेक्टेशन, हमारी खुद से अपनी एक्सपेक्टेशन हमें बहुत स्ट्रेस देती है। हमें इस स्ट्रेस को कैसे डील करना है बच्चों, ये ज़रूर आना चाहिए। जिस तरह फरहान फोटोग्राफर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, पर वो अपने फादर के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग कर रहा था। आप ही सोचिए कितना स्ट्रेस्ड आउट रहा होगा वो, कितनी तकलीफ में होगा। क्या वो सही कर रहा था? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं कर रहा था। जिस तरह उसने अपने फादर को बार बार समझाने पर उसके फादर मान जाते हैं, उसी तरह अगर आप पर भी इस तरह का कोई भी अनड्यू एक्सपेक्टेशन है या फिर आप ऊपर इस तरह कोई भी प्रेशर है, तो अपने मन में रखने की जगह आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें। वो आपकी बात को ज़रूर और ज़रूर समझेंगे और वो आपकी बात मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन वाला स्ट्रेस ना मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत झेला है। कंपैरिजन किसी भी तरह से हो सकता है। उसकी बेटी तो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, तुम तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हो। उसकी बेटी स्कूल से आकर भी 4 क्लास और कर लेती है, तुमसे तो 2 भी नहीं की जाती। उसकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, पर आप तुमसे तो हिला भी नहीं जाता। इस टाइप के कंपैरिजन ना हमें बहुत स्ट्रेस देते हैं। चलो एक और सीन देखते हैं। क्या आपको पता है इसमें फरहान और राजू को किस बात का स्ट्रेस है? दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन नेचर है। ये ऐसी फीलिंग्स हम में से कई लोगों को आती है, पर कंपैरिजन करने से हम अपने आप को भी तकलीफ में डालते हैं। कंपैरिजन करने से कभी भी कोई फायदा नहीं होता। भगवान ने तो मेरे जैसा एक ही नमूना बनाया है। मैं यूनिक हूँ, मैं बेस्ट हूँ, फिर मैं क्यों अपने आप से भी कंपेयर करूं? इसीलिए यही सोच रखते हुए आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। यू आर द बेस्ट। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो आती है स्ट्रेस ऑफ मिस्टेक। हमारी हर गलती हमें
मिस्टेक देती है। पर क्या आप बता सकते हो दुनिया का एक भी ऐसा इंसान जो गलती नहीं करता हो? हर एक इंसान गलती से ही बना है, गलतियां ही करता है, गलती से ही सीखता है। चलो मूवी का डोज तो शायद ज्यादा हो गया, इनकी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं इन्हें? ये कौन से फेमस साइंटिस्ट हैं? ये थॉमस एडिसन साहब हैं। ऐसे तो इन्होंने कई आविष्कार किए, पर इनका एक अनोखा आविष्कार था बल्ब का। पर आपको पता है इन्होंने बल्ब बनाने से पहले कितनी बार गलतियां करी थी? इन्होंने बल्ब बनाने से पहले 999 बार गलती करी थी। अगर आपको लगता है कि अगर वो एक ट्राई में छोड़ देते, फर्स्ट ट्राई में गिव अप कर देते, तो क्या हम आज लाइट में होते? क्या हमें आज बिजली मिलती? नहीं। उसी तरह अगर आप इस बात को गांठ बांध लें कि मैं अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखूंगा, मैं गिव अप कभी नहीं करूंगा, तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो हमने मेनली 3 ही टाइप के स्ट्रेस की बात करी है, पर स्ट्रेस तो कोई भी सिली रीजन से हो सकता है। आप में से कई बच्चे फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते होंगे और उसको घंटों बिता देते होंगे उसको चेक करने में कि मेरी व्हाट्सएप स्टेटस पे किसी ने कमेंट क्यों नहीं किया, मेरी फेसबुक पिक्चर पे किसी ने लाइक क्यों नहीं किया। दिस इज व्हाट? दिस इज अननेसेसरी स्ट्रेस। मुझे भी इस बात का बहुत स्ट्रेस होता है कि मेरी फेसबुक पिक्चर पे इतने कम लाइक्स क्यों आए हैं। यहाँ तक लोगों को इस बात का भी स्ट्रेस होता है कि शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे, किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बच्चों, नेगेटिव रीजंस को अपने मन से निकाल दीजिए, खूब खुश रहिए, खूब पढ़े और खूब मस्ती करो। जिस भी फील्ड में हो ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि हमारे बाबा रणछोड़ दास जो कह के गए हैं, काबिल बनो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, क्योंकि और सिर्फ इंटेलिजेंट बनो, एक नॉलेज गेन करो। जब आप हायर लेवल पे जाओगे आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपके 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे, 11th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे। जस्ट डू योर बेस्ट। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो अपने दिल पे हाथ रख के कहना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बच्चों, गोल को ना हमेशा बड़ा बनाना और इन गोल्स को पूरा करने में कभी पीछे मत हटना, क्योंकि बहुत एक अच्छी कहावत है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऑन द लाइटर नोट, मेरी इस बात को सुन के अभी कोविड में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अब जब हमने कोविड की बात कर ही गई है तो इस पेंडेमिक में कोविड को कैसे डील करना है इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। बच्चों, कोई भी सिचुएशन को देखने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है या तो आप उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, या फिर उसको थ्रेट मान के उसको डर के से पीछे हट जाए। मेरी इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ना दो सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक जूते बनाने वाली कंपनी ने अफ्रीका के अलग अलग देशों में भेजा। पहला सेल्समैन पहुंचा तो उसने अपने बॉस को मेल किया, बॉस मुझे जल्दी यहाँ से वापस बुला लीजिए, मैं यहाँ पे एक भी जूता नहीं सेल कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जूता कोई पहनता ही नहीं है। वहीं दूसरे सेल्समैन ने बॉस को मेल किया, बॉस मुझे ट्रक भर के जूता भेजिए, मैं यहाँ बहुत सारे जूते बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी के पास जूता ही नहीं है। एक ही सिचुएशन थी पर देखने के तरीके अलग अलग थे। उसी तरह अगर आप भी दूसरे सेल्समैन की तरह अपनी सोच थोड़ा बदल कर देखें तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको ये जो पेंडेमिक का भरपूर खाली समय है आपको मिलेगा, आप इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करिए। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हो, या फिर वो स्किल जो आपने पहले आप पास अपना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे उस पर, आप उस पर टाइम अच्छे से स्पेंड करके उसको और एनहांस कर सकते हो।
आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ बहुत बात को सुनने का, और मुझे इस तरह से बॉक्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब ये मंच मैं हैंड ओवर करती हूँ अनिल सर। ओवर टू यू अनिल सर। आशीष सर। 1 second, Bobby. Vanya? Yes, ma'am. Yeah. Anil Bhaiya, you there? हेलो अनिल भैया, आप वहाँ पे हैं? अच्छा, आशीष भैया, यू देयर? ओके, अभी हमारे बीच स्वास्तिका देशमुख जी मौजूद हैं, जो कि INI FD से हैं, और ये आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स देंगी और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। स्वास्तिका जी, कैन यू स्पीक समथिंग? Good morning, everyone. हाँ मैम, ओवर टू यू मैम, प्लीज। Thank you so much, sir, for Okay. such kind introduction. हाँ, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम, इट्स विजिबल। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। All right, thank you so much. Good morning to everyone. I'm Swastika Deshmukh. I'm a fashion design faculty at INIFD Bhilai. And आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर चॉइस के बारे में, करियर ऑप्शन के बारे में। आई एम श्योर कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना करियर पाथ लगभग डिसाइड कर लिया होगा कि वो आगे 11th या 12th में क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या वो आगे कॉलेज में क्या पढ़ना चाहते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जो मैं चाहती हूँ कि आप सब जिसके बारे में जानें, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो बहुत ही आज की डेट में आगे बढ़ता हुआ करियर है। सो स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन नाउ। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, रेज योर हैंड, आई एम हियर। सो आज हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। तो जब मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले बहुत ही फेमस हस्ती ने एक कोट कहा है जो मैं बिल्कुल आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. तो डिज़ाइन वो नहीं है जैसा वो सिर्फ दिखता है, सिर्फ सुंदर दिखे या सिर्फ जैसा अच्छा सॉफ्ट फील हो, तो वो डिज़ाइन नहीं। डिज़ाइन, एक अच्छा डिज़ाइन तभी होता है जिस तरह से वो काम करता है, कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं कि 2 सर्कल बनाए हुए मैंने, एक में आर्ट लिखा है और एक में फंक्शनैलिटी। तो जब आर्ट और फंक्शनैलिटी मिलते हैं, मतलब कला और कार्य क्षमता, जब ये दोनों मिलते हैं तब डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है, और तभी डिज़ाइन बनता है। ये 2 चीज़ों को मिलाकर के डिज़ाइन बनता है। अब हम बात करेंगे 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़े प्रोफेशंस आज के, इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन। मैं शुरू करना चाहूँगी इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात करते हुए। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली एक स्पेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। समझिए कि कोई भी एक एनक्लोज्ड एरिया, एग्जीबिशन डिज़ाइन, घर का डिज़ाइन, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, किस तरह का फ्लावर वाज घर में अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों की जो इमेजिनेशन है वो इंटीरियर डिज़ाइन का पार्ट होती है। आई होप मैं जो भी आप लोगों से बात कर रही हूँ आप सब समझ पा रहे हैं। और दूसरा प्रोफेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन आई एम श्योर कि बहुत लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे आप लोग, इनफैक्ट दोनों ही प्रोफेशन के बारे में। तो बस मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइन, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि फैशन डिज़ाइन सिर्फ कपड़ों की डिज़ाइनिंग है या सिर्फ ग्लैमर के बारे में है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। फैशन डिज़ाइन की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं जिनमें यू नो जस्ट अ सेकेंड, आई गॉट अ मैसेज ऑन चैट। तो फैशन डिज़ाइन सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, उसमें ज्वेलरी, फुटवेयर, बैग्स एक्सेट्रा, ये सारी भी चीज़ें, एक पूरा लुक डिज़ाइन करने का आपको मौका मिलता है।
अब हम बात करेंगे वाई स्टडी एंड लर्न फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग, कि आप क्यों पढ़ें, क्यों सीखें इंटीरियर या फैशन डिजाइनिंग, इससे आपको क्या प्लस पॉइंट्स है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग करियर चॉइस है आज की डेट में, और बहुत ही, मैं बोलूँगी कि बहुत लोग समझते हैं कि बहुत इनकन्वीनियंट है, पर मेरी ओपिनियन एकदम ही ऑपोजिट है इसको लेके। आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कन्वीनियंट करियर चॉइस है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 11th-12th में थी, तो बेसिकली जब भी आप डिजाइनिंग का करियर अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, तो पहला प्लस पॉइंट तो ये कि इसमें आप क्या सब्जेक्ट लेते हैं 11th या 12th में, उसका रेलेवेंस नहीं है। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप आर्ट स्टूडेंट हैं, आप पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, आप बायो स्टूडेंट हैं, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लेकर के जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि आप डिजाइनिंग परस्यू करना चाहते हैं, तो आप इस करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही ग्लैमरस सी इंडस्ट्री है इंटीरियर और फैशन डिजाइन दोनों। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को? नहीं मैम, योर वॉइस इज क्वाइट ऑडिबल ऑल परफेक्टली। राइट, प्लीज ऑल राइट कंटिन्यू। सर, थैंक यू सो मच। एंड आपको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा अगर आप डिजाइन फील्ड से एसोसिएट होते हैं तो। जैसे बॉलीवुड फॉर एग्जांपल इज अ वेरी रिलेटेबल एंड द क्लोजेस्ट इंडस्ट्री दैट आई कुड थिंक ऑफ। अब आप लोग सोचेंगे कि बॉलीवुड में कैसे इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइन यूज होता है। तो इंटीरियर डिजाइन से सिर्फ घर, एग्जीबिशन, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स ही नहीं, अगर आपको इंटीरियर डिजाइन का नॉलेज है, स्पेस डिजाइन का नॉलेज है, तो आप बिल्कुल सेट डिजाइन में जा सकते हैं और आप सीन्स डिजाइन कर सकते हैं। और अगर फैशन डिजाइनिंग की रिलेटेबिलिटी पूछेंगे तो कपड़े हो गए, स्टाइलिंग हो गई, लुक डिजाइन हो गया, और ये सब की। उसके आगे फिर जो भी है आपके पास, इट्स अ लग्जरी, इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग। बट अगर हम बात करेंगे रोटी कपड़ा मकान की, तो आज हम रोटी के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कपड़े और मकान के बारे में। ओके, सो कपड़ा और मकान, अगर ये दोनों चीजें आपके बेसिक नेसेसिटी का हिस्सा है आपकी जिंदगी के, तो सोचिए कि इस करियर में रिक्वायरमेंट या जॉब तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान को घर की जरूरत हमेशा है, इंसान को कपड़े की जरूरत हमेशा है। और आज की डेट में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर कोई चाहता है कि उनका घर सुंदर दिखे, उनके हिसाब से हो, ऐसा कलर हो, ऐसी डिजाइनिंग हो, इस तरह का घर हो। और मतलब आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे जो कपड़ों के बारे में भी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या पहनना चाहते हैं, डिजाइनर कपड़े लोग पहनना चाहते हैं, हमेशा प्रेजेंटेबल और अच्छे दिखना चाहते हैं। तो ये करियर चॉइस में आपका काम और आपके वर्किंग ऑप्शंस बहुत ही वास्ट है, बहुत ही, एक तरह से मैं कहूंगी कि इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट है, कभी खत्म ही नहीं होने वाली रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड उसके बाद इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब खुद के पैरों में खड़े होने की क्षमता, कि आप अपने खुद का बिजनेस सेटअप करें, बुटीक सेटअप करें, या आप खुद से फ्रीलांसिंग का काम करें। अ, जैसे ही वर्कशॉप में ये खत्म होने वाली होगी, तब मैं आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर दे दूंगी, एक मैसेज का आपको रिस्पॉन्स देना चाह रही हूँ। और दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये जो इसमें स्टार्टअप के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल या बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती है, आसानी से लोग अपना स्टार्टअप करते हैं डिजाइन फील्ड में। और फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स होती हैं कि लोग अपनी टाइमिंग्स, आप अपने हिसाब से इसमें आप काम कर सकते हैं। बहुत ही एक क्रिएटिव फील्ड है, कभी भी आपका काम बोरिंग या मोनोटोनस नहीं होगा। ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी नई चीजें, नई जगह, बहुत सारे नए प्रोफेशनल से भी आपको मिलने का बिल्कुल मौका मिलता है।
तो अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग हेल्प्स यू बिकम। जैसा कि मेरा टाइटल कहता है कि डिजाइनिंग आपको क्या बनने में मदद करती है, आपके अंदर की कौन सी क्वालिटीज को इनहेंस करती है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो पहली बात क्रिएटिविटी। अब मैं मानती हूँ कि क्रिएटिविटी हम सबके अंदर होती है, आप में, मुझ में, हम सब में। बस बात होती है कि आप उसको बढ़ावा दें, उसको आगे लेकर के जाएं, उसको बिल्कुल भी दबाए नहीं, उसको बिल्कुल बाहर आने दीजिए। क्रिएटिविटी मैं समझती हूँ इमोशंस की तरह होती है, बिल्कुल एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। और डिजाइन फील्ड आपको ये प्लेटफॉर्म, आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि आप अपने स्टाइल्स, अपने डिजाइन्स बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकें इन पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड ऑनेस्टली। सेकेंड चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक्सप्लोरेटिव। एक्सप्लोरेटिव जो वर्ड है जिसको मैं रिलेट करती हूँ क्यूरियोसिटी से, जानने की जिज्ञासा से, और इंथुसियाज्म से। तो एक्सप्लोरेशन मतलब कि आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके, आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या अवेलेबल है, यू नो तो इस चीज की जो जागरूकता है, इस चीज की जो जानने की जिज्ञासा है, जो लोग हमेशा जानने के लिए आगे होते हैं, उनके लिए ये क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है एक डिजाइनिंग फील्ड से जुड़ के या एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़ करके। और तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भर, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है आज की डेट में। आई एम श्योर हम सब ने सुना होगा और हम सब इस मूवमेंट का पार्ट है, वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरली। तो आत्मनिर्भरता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्वालिटी है जो आपको डिजाइन फील्ड से जुड़ करके आपके लिए बहुत ही, आपके लिए आसानी से आपके पास आएगी। सो नाउ व्हाई INIFD? सो INFD से जुड़ के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, डिप्लोमा, डिग्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज, जिसमें आप अपने कन्वीनियंस से आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो INFD इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होते हैं, उनकी बहुत अच्छी जॉब प्लेसमेंट्स रही हैं। हम आपको नेशनल ही नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक भी हमारे स्टूडेंट्स अपना काम दिखाते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत अमेजिंग एक्सपोजर दें इंडस्ट्री का, so that all of them can grow and go ahead. And guys, this is it about designing. आप लोगों को जो भी डाउट है, मैं बस चैट में अपना नंबर और आप लोगों के लिए एक ईमेल आईडी बिल्कुल लिख देती हूँ। आप इसमें हमसे जो भी क्वेरीज है आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। Just a second, I'll just do this to हाँ। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो हम सब काउंसलिंग के लिए भी ओपन है। वी आर लोकेटेड इन सिविक सेंटर भिलाई। यू गाइस कैन कम टू अस फॉर काउंसलिंग और रिगार्डिंग एनी डाउट्स। एंड मैंने ईमेल आईडी आपको, सॉरी, रेडिफ मेल है, हाँ या, सो आई होप एवरीवन कैन सी इट। एंड इसी के साथ मैं आप सबके लिए हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, एंड थैंक यू so much GCI for giving us this platform to make aware all these students about a different career choice. And with this I would like to hand over the mic to Anil sir. थैंक यू मैम। Thank you so much. रास्तिका जी, बहुत बढ़िया कैरियर के बारे में आपने बताया। बच्चों, हम लोग की हर वर्कशॉप में कोशिश ये रहती है, जैसे मैंने बताया कि 40 वर्कशॉप हमारी, आज 40 वर्कशॉप जो हम लोग लगातार ले रहे हैं, तो हर वर्कशॉप में हम कोई ना कोई स्पेशल किसी खास कैरियर को लेकर आपके बीच आते हैं। तो आज NIFD से जो अपने खुद भिलाई का ही हमारा बहुत बड़ा एक प्रतिष्ठान है, सिविक सेंटर में स्थित है, तो वहाँ की मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों से एक नए कैरियर ऑप्शन के बारे में चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ कि डिज़ाइनिंग जो कैरियर है वो बहुत आप लोग के लिए अच्छा भी रहेगा। तो जो लोग बच्चे जो जानना चाहते हैं या जानकारी भी लेना चाहते हैं किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी के लिए भी, तो मैडम ने यहाँ पर ईमेल वगैरह दिया हुआ है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसको, इस कार्यक्रम को बिल्कुल अंतिम इसमें मैं ले जाता हूँ, और मैं अंतिम के उद्बोधन के लिए मैं आशीष जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो कंक्लूडिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के स्कूल से ही संबंधित है ना। स्कूल से कैसे संबंधित है? अब स्कूल की
स्कूल का एक बहुत ही पुराना विद्यार्थी, आपको बहुत पुराना तो नहीं कहूँगा, लेकिन 4-5 साल पुराना विद्यार्थी जो है, हम लोग जो कभी हमारी टीम का हिस्सा था, है ना। आप देखेंगे यहाँ की योगेश जी अभी यहाँ शेयर कर रहे हैं आपके स्कूल में। जब मैंने बताया था कि हम लोग आपके स्कूल में आए हुए हैं, तो वो उस स्कूल में जो हमारा सेशन हुआ था शायद 2017 का है मेरे ख्याल से। आज अभी जिन्होंने सेशन लिया था उनको मैं आपके सामने भी लाने वाला हूँ, बातचीत भी करवाने वाला हूँ। तो डॉक्टर कविश गजवानी जो इस स्कूल के ही जो है एक्स स्टूडेंट हैं और हमारे इस हौसले की उड़ान से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने एज ए ओरेटर या स्पीकर के रूप में अपने साथ जोड़ा था। तो वो कैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ से जुड़ता है तो कैसे वो अपने भीतर भी वो चेंजेस पाता है, कैसे जो है जो चीज़ें बच्चों से वो जब कहने जाता है तो वो चीज़ें उस पर भी किस तरह से लागू होती है ना। ये मैं चाहूँगा ये बात जो है आपसे खुद डॉक्टर कविश गजवानी, जो अभी डॉक्टर तो नहीं बने हैं लेकिन 2-4 सालों में हम उनको डॉक्टर बनते देख लेंगे, तो वे खुद आपसे जो है, हम लोग लेकिन प्यारवश स्नेहवश उसको हमेशा जो है हम डॉक्टर ही कह के पुकारते हैं। तो ये देखिए सामने भी आ गए हैं हमारे कविश जी। तो मैं चाहूँगा कविश जी जो है अपने स्कूल के लिए जीसीस के लिए ज़रूर कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे। थैंक यू कविश जी। थैंक यू सो मच अनिल सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Myself Kavish Gajwani. I am a final year MBBS student and an ex-DAV student. तो इस वर्कशॉप में एकदम आके फैमिली वाला फील आता है हमेशा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे DAV स्कूल ही मिले जब भी मैं सेशन लेने जाऊँ। आई एम टेकिंग सेशंस फ्रॉम अराउंड 3 to 4 years and I completed studying from the school from around 2015-16 batch. तो मैं हमेशा से DAV में जब से मैंने कदम रखा था तब से सिर्फ एक ही गोल था मेरा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मतलब बचपन से एक ही एम था कि डॉक्टर ही बनना है। बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते थे पर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ मैं। और आप किसी मतलब सारे टीचर्स अभी तक हैं। शर्मा मैम मेरी क्लास टीचर थी क्लास 10th की, बीजी मैम बेस्ट इंग्लिश टीचर, बसु मैम सोशल, प्रीति मैम संस्कृत, ये सारी टीचर्स हमारे मुझे पढ़ा चुके हैं और इन सबको पता था कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। और आज मैं एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है मेरे लाइफ में इस वर्कशॉप ने, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये कि हर स्टूडेंट की लाइफ में एक ना एक बार तो होना ही चाहिए, और आप सभी को इससे कुछ ना कुछ आज सीख कर ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो JCI has always been a part. थैंक यू सो मच JCI, और उससे भी ज़्यादा बड़ा थैंक्स DAV पब्लिक स्कूल जो मेरी एजुकेशन और सबके लिए रिस्पॉन्सिबल था ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल सर ऑल्सो, प्रशांत सर अभी भी हैं, मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में एक न्यूज़ आई थी। तो इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी बीइंग हियर एंड बीइंग एट दैट स्कूल। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स आज की वर्कशॉप से, मैं भी स्टार्टिंग से ही था ये वर्कशॉप में, और बहुत ही अच्छी वर्कशॉप रही है। तो आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही हो ये वर्कशॉप से, और कोई भी आगे क्वेरीज रहेंगी तो वी विल ऑल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। बस अंतिम उद्बोधन के लिए और पूरे वर्कशॉप को कंक्लूड करने के लिए मैं आशीष तेलंग जी से कह रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि what would be the best recognition by a student who has already made it? तो DAV के टीचर्स और DAV के प्रिंसिपल सर, DAV के ऑल स्टाफ मेंबर्स को हम लोगों की तरफ से एक रिकॉग्निशन आपके स्टूडेंट्स के ही द्वारा दी गई, जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहेगी। सभी बच्चों, आप लोग ऑलरेडी कनेक्ट कर सकते हैं कि कविश ने किस तरह से अपना जो भविष्य है इसी तरह से DAV के साथ और इस हौसलों की उड़ान से जुड़कर बनाया है। तो आशा है आप सब भी इससे प्रेरणा लेंगे और निश्चय ही जो आज कुछ सीख के जाएंगे वह आपके आने वाले समय के लिए आपके लिए लाभदायी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रशांत कुमार सर जी जो प्रिंसिपल और रीजनल डायरेक्टर हैं DAV के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हमें अपॉर्चुनिटी दी कि आप सबके बीच में आए और अपना ज्ञान साझा कर सके। साथ ही पाणिग्रही सर जो इस पूरे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा आज के मेंटर और हमारे प्रोग्राम
डायरेक्टर मतलब जो हमारे अनिल बल्लेवार सर जी हैं, जिनके उससे यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और हमारे सारे ही ट्रेनर्स, दीक्षा मैडम, जेसी लेट दीक्षा अग्रवाल जी, जेसी लेट आरुषि जायसवाल, जेसी योगेश राठी, जो हमारे इस प्रोग्राम की टेक्निकल बैकबोन है, और बाकी सारी जेसीआई मेंबर जो हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को संपन्न करता हूं। आगे भी आपके बीच में इसी तरह हम आते रहेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू डीएवी। लास्ट में एक दो शब्द मैं कहना चाहूँगा हमारी टेक्निकल टीम के लिए भी। हमारी टेक्निकल टीम में आज जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा, निर्बाध गति से, बिल्कुल अच्छे ढंग से पहुँचा, स्पष्ट रूप से पहुँचा, उसके लिए मैं जैसी योगेश राठी जी, मैं चाहूँगा वो भी स्वयं को स्क्रीन के सामने ले आएँ। जी भैया। योगेश राठी जी हमारे, इनको मैं जी भैया। धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू उनका भैया। साथ जो दे रहे थे करमिन त्यागी जी हैं क्या अभी? नीतू केटी भाभी सर। जी हमारी, हाँ केटी जी, नो, करमिन केटी सर त्यागी, इज नॉट देयर। जी नहीं है, करमीन त्यागी जी नहीं है। नीतू भाभी को दिखा दीजिए। हमारी आदरणीय भाभी जी, वो हमेशा पीछे रहकर हम लोग को सपोर्ट करती रही हैं। आई थिंक नीतू भाभी इज आल्सो नॉट देयर। ओके ओके, कमलेश जी हो तो कमलेश जी, कमलेश राजा जी। जी भैया एक मिनट। हाँ, कमलेश जी भी हमारे साथ हैं। इनके बिना कोई प्रोग्राम जेसीस का कभी भी पूरा नहीं हुआ है, मैंने इतने सालों में देखा है। और कमलेश जी को भी यहाँ कमलेश से राजा धन्यवाद जी देना के चाहूँगा। लिए, कमलेश राजा जी का डीएवी से बहुत ही गहरा नाता हाँ है। मैं ये भी यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगा कि इनके दोनों बच्चे आप लोगों के बहुत बच्चों के रोल मॉडल्स रह चुके हैं। सागर राजा, जो कि कुछ 7-8 साल पहले इस स्कूल के टॉपर होके निकले हैं और आज की डेट में बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। और साथ ही इस वर्ष जो यश राजा, जो पिछले साल के टॉपर थे आपकी स्कूल के, जिन्हें आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, उनके पिताजी हैं। तो दिस इज द बेस्ट रिकॉग्निशन टू कमलेश भैया कि ही इज फादर ऑफ सागर राजा एंड यश राजा। Thank you, Kamlesh Bhaiya. ओके। So Ashish bhaiya, so many good students coming out of DAV Public School. It's such a fabulous response from student. Thank you very much DAV Public School. अच्छा लगा technical assistance देके, and with your permission, I would like to end this meeting. May I? ओके सर। Thank you.